बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुशामदीद और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसहाक सिद्दी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? हो गया ना क्या जो हो गया? जिसका डर था। क्या हो गया भाई वो एनसीओसी का इजलास, उसके बाद कोरोना की नई पाबंदियां और फिर वो पीएसएल के यानी कि मैचेस फिर से हम 25% उसी शौकीन के उसी साथ, उसी इतना जोन कुछ में। हो गया। वैसे ये मैंने देखा है कि पाबंदियां जब लगती हैं ना तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जोर पकड़ना शुरू जाती हैं। आप लोग एहतियात करें, हाँ जी। मास्क लगाएं, और ताकि फिर जो हम चाहते हैं ज़िंदगी रवा दवा रहे। लेकिन यहाँ पे बात काबिल गौर है कि वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि कारोबार बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है वो उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। अच्छा, वैसे ये देख लें कि ये स्ट्रेटजी सही भी रही थी। शुरू में कहा जा रहा था कि कारोबार बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क आप देखें कितने लोगों की जॉब्स मुतासर हुई, कितने लोगों के बिजनेसेस खासतौर पर फूड रिलेटेड वो तबाह बर्बाद हो गए। तो ये जो कारोबार बंद करने से मुतालिक जो प्रेशराइज किया जा रहा था, समहाउ पाकिस्तान वाक़ईतन उसका मुतामिल नहीं हो सकता। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी थी। लेकिन अब ये आउटडोर दोबारा अभी जो भी केसेस आ रहे हैं, ये अलार्मिंग खतरनाक है नंबर्स। भाई। मतलब आप देख लें कराची में। अच्छा, आप वैसे सोच रहे होंगे आप और कि भाई हम दूसरे शहरों का तज़किरा क्यों नहीं करें। लाहौर में, इस्लामाबाद में या दीगर शहरों में जो परसेंटेज है वो 15% से ऊपर नहीं गई अभी। सही बात। लेकिन कराची में पिछले 3 दिन से जो रिकॉर्डेड शरह है दैट इज़ 39%, हाँ जी, विच इज़ अ लॉट। तो और इस ये अलार्मिंग है। और कराची में कितनी पॉपुलेशन है, सो और अब ना सिर्फ कोरोना अशफाक, बल्कि लोग वैसे ही बीमार पड़ रहे हैं। नज़ला, वैसे जुकाम, एक खांसी, और भी मतलब मौसम की वजह से। हर किसी को देखें वो आपको यही शिकायत करता नजर आएगा। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दें कि महकमा मौसमियात ने भी खबरदार कर दिया है, ख़ास तौर पर जो सयाहती मकामात हैं। मरी की भी बात करें या जो बलाई हमारे इलाके हैं, क्यों ना करें यार। मरी हमारा बड़ा खूबसूरत शहर है, आपको पता है ना कि क्या हुआ है? की वजह से ही हुआ है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो देखी आपने? उस पर हम बात करेंगे। रिपोर्ट आ गई जनाब, जो वजीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है, उस पर बाकायदा कुछ एक्शन भी हुआ है। क्या एक्शन हुआ है उस पर बात करेंगे। तो शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। मुल्क में कोरोना की नई लहर के बाद तेज ज्यादा शरह वाले शहरों में नई पाबंदियां लगा दी गई। इंडोर तकरीबात और डाइनिंग नहीं हो सकेगी। वजीर आजम कहते हैं एसओपी से मुकाबला करेंगे, कारोबार बंद नहीं करेंगे। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी, बालाई इलाकों में जुमे से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी में भी शदीद बर्फबारी हो सकती है, जिसका सिलसिला पीर तक जारी रहेगा। तो जनाब, कोविड-19 पीछा ही नहीं छोड़ा। मुख्तलिफ रूप में, मुख्तलिफ भेस में ये सामने आ रहा है। कभी ये डेल्टा होता है, कभी ओमिक्रॉन होता है, कभी इसकी कोई और शक्ल होती है। एक बार फिर से 5वीं लहर कहा जा रहा है इसको। और वजीर आजम ने अब कह दिया है, दो टोक कह दिया है उन्होंने, कि हम एसओपी पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे, उसके जरिए लड़ेंगे इस लहर से। माशी और कारोबारी सरगर्मियां बंद नहीं होंगी। और एक के बाद एक लहर का हमें सामना है। और वजीर आजम साहब ने जो मौक़िफ़ अपनाया है, वो ये चाहते हैं कि मुल्क में कारोबार भी चलता रहे और ऑब्वियसली बड़े असरात होते हैं। अभी आप देख लें कि ये जो कोविड के नए जो केसेस आना शुरू हुए, तादाद जैसे ही बढ़ना शुरू हुई, शरह बढ़ना शुरू हुई, तो उसके स्टॉक मार्केट पे भी बड़े मनफी असरात पड़े। तो एवरीथिंग गेट्स इफेक्टेड। तो वजीर आजम साहब ने मजीद क्या कहा, आपको ज़रा सुनवाते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट आई, किसी गवर्नमेंट को इतने बड़े चैलेंजेस नहीं मिले। उसके बाद आ गया कोविड। ये एक दफा आता है 100 साल में। इतना बड़ा क्राइसिस किसी गवर्नमेंट ने नहीं फेस किया। दुनिया इसको अप्रिशिएट करती है। सब में उन्होंने कहा कि जो मुल्क ने सबसे बेहतरीन तरीके से इसमें से निकला है, इकोनॉमी भी बचाई, लोगों को भी बचाया, वो है पाकिस्तान। ये फिर से एक और लहर आ रही है, एक और चैलेंज हमारे सामने आ रहा है। ऐसे भी निकल जाएंगे। इकोनॉमी हमने अपनी बंद नहीं करनी, एसओपीज रखेंगे। तो जनाब, एनसीओसी ने भी अब ये कह दिया है कि 10% से ज़्यादा शरह जिन शहरों में होगी वहाँ पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। कराची में तो 10 से कहीं ज़्यादा शरह ऊपर है, और यहाँ पर कोरोना मस्बत केसेस की शरह 36.38, मतलब 40 ही हो गई ऑलमोस्ट। अच्छा, अब ये है कि आउटडोर तकरीबात में 300 वैक्सीनेटेड अफराद। अच्छा, तालीमी इदारों में भी ये है कि जो प्राइमरी के बच्चों को उनको मना कर दिया गया है, लेकिन जो 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे हैं उनके बारे में कहा गया है कि इफ़ दे आर वैक्सीनेटेड तो वो स्कूल जा सकेंगे, उनकी हाज़िरी जो है वो यकीनी होगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी है कि शादी की तकरीबात पर जो पाबंदियों का निफाज है वो 22 जनवरी से
हो रहा है, यानी कि अब से 2 दिन बाद। और ये जारी रहेगा 15 फरवरी तक। और बाकी जो दीगर सरगर्मियां जैसे कबड्डी, कराटे, बॉक्सिंग यानी कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, और उसके अलावा मार्शल आर्ट्स पर भी पाबंदी है। मज़ारात, पार्क्स और सिनेमा घरों में भी 50% वैक्सीनेटेड अफराद को दाखिले की इजाज़त है। जो इंडोर जिम्स हैं उनके अंदर कहा जा रहा है कि फ़िलहाल 50% हाजिरी रखी जाए। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैनेज करनी होंगी। खाना फराम करने पर, यानी कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं बाय एयर या फिर आप बस के थ्रू आपको किसी दूसरे शहर जाना है, तो फिर खाना मुकम्मल तौर पे बंद होगा। तिजारती सरगर्मियां अलबत्ता जारी रहेंगी, जबकि सिंध में अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है और सिंध हुकूमत ने अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को मोहतात रहने की और मास्क पहनने की हिदायत जारी कर दी है। जो केसेस हैं नए वेरिएंट्स की वजह से बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। इस वक्त सारे सूबे के अंदर एक हफ्ते की एवरेज पॉजिटिविटी रेशो 17.25% है, 17.25%। कराची शहर के अंदर 30.7%, 30.7%। और हैदराबाद जिले के अंदर 6.8%, 6.8%। सिंध भर में वेंटिलेटर पे 22 अफराद का हो गया जो क्रिटिकल हैं इस वक्त, और तकरीबन 125 पेशेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं या बाईपैप पे। हमारे अस्पताल पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। जी, तो अभी ऑलरेडी आप देख लें कि हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है निज़ाम सेहत, वो वैसे ही बेचारा क्रिपल कर जाता है ज़रा सी कोई सिचुएशन हो, और ऐसे में कोविड के पेशेंट्स का उस पर दबाव आना शुरू हो तो पूरे मुल्क में से लोग मुतासर होते हैं और बड़े मसले मसाइल पैदा होते हैं हुकूमती सतह पर भी। तो हो क्या रहा है इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। बहुत शुक्रिया जी, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर नौशीन। ये बताएं कि ये तो बड़े हम समझने से कासिर हैं कि बाकी जो बड़े शहर हैं वहाँ पर अच्छी बात है कि शराब भी 10 से 15% के दरमियान है, लेकिन कराची में ये 40 को छू रही है। वजह क्या लगती है आपको इसकी? जी, कराची एक तो बहुत हाईली पॉपुलेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ की अगर आप आबादियाँ देखें, वहाँ पर जो स्लम एरियाज हैं वहाँ पे करीब जिस तरह से लोग छोटी छोटी जगह पे बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, तो जाहिर है जिस शहर की आबादी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा वहाँ पर। लेकिन डॉक्टर नौशीन, दे आर नॉट द वंस हु आर गेटिंग टेस्टेड अनफॉर्चुनेटली। वो बेचारे तो वो पैनाडोल की या किसी भी इसी तरह की गोली से आगे नहीं बढ़ते, तो वो तो दूसरे लोग हैं जो दे आर गेटिंग टेस्टेड। तो वहाँ के स्टैटिस्टिक्स तो हमारे पास हैं भी नहीं स्लम्स के। जी, मगर ये कि कराची में इस वक्त आपको पता है कि शादियों का तो खैर पूरे मुल्क में ही बहुत जोर था। कराची में भी इस तरह की सोशल तकरीबात जो थी वो अपने अरूज पे थी, और बड़ी बड़ी गैदरिंग्स जो थी वहाँ पे शादियों की और दूसरे फंक्शंस की होती रही है। तो जहाँ पर भी पब्लिक गैदरिंग्स ज्यादा होंगी, लोगों का आपस में मेल जोल ज्यादा होगा, एक जगह पे ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ पर हमेशा ये तेजी से बढ़ता है। इसीलिए देहात और वो दूसरे शहर बचे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से ना इतनी बड़ी आबादियां होती हैं और ना इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा, ये जो शरह कराची की अगर हम स्पेसिफिक बात करें, ये तो फर्स्ट लहर, सेकंड लहर, थर्ड, इसमें भी हमने इतनी हाई परसेंटेज नहीं देखी थी। एक तो जरा ये बताइएगा, क्या ये एक कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन क्योंकि लोग वैक्सीनेटेड हैं ज़्यादातर, इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन उन लोगों की इतनी नहीं हो रही है। क्या हमारे हॉस्पिटल्स पर दबाव बढ़ रहा है? सिंध की अगर हम बात करें, और मतलब सूरत हाल खुदा ना खासा अलार्मिंग मजीद हो सकती है? जी देखिए, बिल्कुल इसमें ओमिक्रॉन के बारे में ये है कि ये बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, बहुत आसानी से ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। मगर अभी तक जो हमारे पास डेटा है ओमिक्रॉन का, वो कंपैरेटिवली इसकी सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो कम है। ये सीरियस डिजीज ये अमूमन कॉज नहीं करता, पर अगेन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। अगर किसी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी बहुत लो है तो उसके लिए उसके अंदर ये सीरियस भी हो सकता है। मगर ओवरऑल ये है कि ये उस तरह से, और इसके लिए एक ऑफिशियली जो है वो 5 दिन का इसका पीरियड डिक्लेयर किया गया है, इसलिए ओमिक्रॉन इफेक्टेड लोगों को 5 दिन में नेगेटिव हो रहे हैं। अच्छा। तो इससे जी, तो ये पता चल रहा है कि एक चीज और क्लियर कर दें, क्योंकि जाहिर है अब इस पे हम बात ही कर रहे हैं। अब लोग जरा, आपको पता है पहले ही कितना शक कर रहे थे, बहुत सारे लोग अभी भी कराची की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई। वो कह रहे हैं यार वैक्सीनेशन कराने के बाद भी कोरोना हो रहा है, तो फिर हम क्यों वैक्सीनेशन कराएं? तो ये जरा लोगों को ठीक ठाक तरीके से बता दें कि क्यों जरूरी है।
जी देखिए, इसका तो सबसे बड़ा जो है, देखिए फैक्ट्स और फिगर्स पे हम बात करते हैं। जब ये ओमिक्रॉन कराची में फैला है, तो जो हम लोगों ने सर्वे हॉस्पिटलाइज पेशेंट का करवाया, उसके अंदर 80% पेशेंट्स वो थे जो कि वैक्सीनेटेड नहीं थे। यानी हॉस्पिटल में जितनी एडमिशन हुई थी उनमें 80% लोग वो थे जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई भी थी। तो ये मैं तो नहीं कहती कि वैक्सीनेशन की वजह से आप इन्फेक्शन नहीं कैच कर सकते, इन्फेक्शन आप कैच कर सकते हैं, मगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं, सिवियरिटी से आप बच जाते हैं। बेसिकली हम भी यही प्लीड करते हैं यहाँ पर बैठ के, और आप लोग जो भी हमें मालूमात फराहम करते हैं उसके मुताबिक हम लोगों को यही बताते हैं, जो माहिरीन सेहत हैं, कि भाई ये इन्फेक्ट आप हो सकते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटलाइजेशन है उससे आप बच सकते हैं। ARDS एक टर्म है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें आपके फेफड़े काम करना छोड़ देते हैं, उसका शिकार आप नहीं होते ज्यादातर केसेस में। अच्छा, अब जरा ये बताइएगा कि ये जाहिर है कि जितनी टेस्टिंग होगी उस तरीके से पता भी चल सकेगा कि केसेस कितने ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, टेस्टिंग के हवाले से एक शिकायत ये है वो कि जो उसकी नर्ख है वो खासे ज़्यादा हैं। दूसरा ये कि टाइम ड्यूरेशन उसमें अभी भी उतना ही लग रहा है, यानी कि आज टेस्ट हुआ तो कल जाके रिपोर्ट मिलेगी। तो ये जो एयरपोर्ट्स वगैरह पे जिस तरह से आप लोग रैपिड टेस्टिंग कर रहे हैं ना, कि उसका रिजल्ट फौरन ही चंद ही घंटों में आ जाता है, अगर वो उतनी इफेक्टिव है तो उसको कम नर्खों पर पूरे मुल्क में लागू कर दिया जाए, ताकि लोग खुद भी जाके टेस्ट करवा सकें आसानी से और अफोर्ड भी कर सकें। जी बिल्कुल। एक तो मैं ये कह दूं कि गवर्नमेंट के जितनी भी फैसिलिटीज हैं वहाँ पे ये टेस्टिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। पहले एक शर्त थी कि आप इन सेंटर्स पे जब जाएं, जैसे NIH है इस्लामाबाद में, तो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखानी पड़ती थी कि डॉक्टर आपको लिख के दे कि आपको टेस्ट की जरूरत है, मगर अब वो शर्त भी खत्म कर दी गई है। एनीबॉडी कैन जस्ट वॉक इन और जाके वहाँ पर कह सकते हैं कि मैंने कोविड टेस्ट करवाना है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है हर गवर्नमेंट की फैसिलिटी में। तो लोगों से मेरी ये दरखास्त है कि वो गवर्नमेंट फैसिलिटी को ट्रस्ट करें, वहाँ पर ऑथेंटिक और रिलायबल टेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, उनको जरूरत नहीं है कि आपने वहाँ का तो बता दिया, रावलपिंडी इस्लामाबाद का, कराची और लाहौर के जो लोग हैं वो कहाँ पर जा सकते हैं? जी, जितने भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं, जो इनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जिन्ना हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, इन सारी जगहों के ऊपर गवर्नमेंट फैसिलिटीज में लाहौर के अंदर जो सर्विसेज है, हमारा जिन्ना हॉस्पिटल है, वहाँ सब जगहों पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। दूसरी बात जो आप रैपिड एंटीजन टेस्ट की कर रहे थे, बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर गौर किया जा रहा है कि अब रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की तरफ हम लोग जाएं, और दूसरा ये कि होम टेस्टिंग किट्स भी अवेलेबल अब हो गई हैं कि जो लोग चाहते हैं वो होम टेस्ट अपने आप को होम टेस्ट भी करा सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में तो मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर किट्स वगैरह अवेलेबल भी हैं बड़े नॉमिनल रेट्स पे, लोग खुद भी अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, 1000-1500 रुपए में वो किट्स हैं, वो सलाइवा का टेस्ट करते हैं और उससे पता चल जाता है 15 से 20 मिनट। बिल्कुल जी, अब ये किट सब अवेलेबल होनी शुरू हो गई है, कराची में भी अवेलेबल है। ठीक है, चलें बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला बेहतर करे जी, सबको महफूज रखे। हाँ जी। और बहुत शुक्रिया नौशीन हामिद साहिबा। अच्छा, ये बड़ा कंसर्न है कि देखें रेट्स ज़्यादा होंगे तो लोग सोचेंगे, अब आप सोचें कि 7-7.5 हज़ार रुपए का टेस्ट आप करवाएं, फिर अगले दिन उसकी रिपोर्ट सामने आए, तो लोग परेशान भी होते हैं ना कि हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अब ये अच्छा है कि देखना पड़ेगा, क्योंकि अब वो तो बता रही हैं, लेकिन उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जाके चेक करना होगा कि वाकईतन वहाँ पर टेस्ट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। बिल्कुल, और लोगों के अंदर एक तो ऑलरेडी पहले से थोड़ी ऐसी बैकवर्डनेस है कि वो कहते हैं जनाब हमने नहीं कराने टेस्ट और हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, 3-4 दिन तो वो ऐसे ही लगा देते हैं। तो बेहतर है, और जितनी रैपिड टेस्टिंग होगी अशफाक उतना बेहतर होगा, जितनी इसमें सहूलत दी जाएगी लोगों को उतना ही ये बेहतर होगा। जनाब, अब इस हवाले से तो हम आपको आने वाले दिनों में भी बताते रहेंगे। लॉकडाउन की वजह से, महंगाई की वजह से हर इंसान परेशान है, तो वहीं पर हम खानपुर के एक ऐसे जोड़े का जिक्र करेंगे जिनका कद शॉर्ट हाइटेड है, वो 3 फीट बताया जा रहा है, इसके बावजूद भी वो सादा और भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। किस तरह, ये पहले देखते हैं फयाज बलोच की रिपोर्ट में। दिल होना चाहिए जवान ते कदम विच की रखिया, ये है खानपुर का फकीर हुसैन, जिसका न सिर्फ अपना कद 3 फुट है बल्कि 2015 में इसने अपने ही जैसा 3 फुट का जीवन साथी भी ढूंढ लिया था। गुड्डी गुड्डे से मुशाबत रखने वाले इस जोड़े को अल्लाह पाक ने औलादे नरीना से भी नवाजा है। कम माली वसाइल और शदीद महंगाई के बावजूद भी फकीर हुसैन और इनकी अहलिया एक दूसरे की खिदमत, प्यार और तवज्जो के जरिए सादा भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा कद 3 फुट है, हमारी शादी 2015 में हुई है, हमारा एक बेटा भी है। शदीद महंगाई से जहां हर मकतबा फिक्र मुतासिर हुआ, वहीं इस जोड़े की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ। कैमरामैन शहसियाल के साथ फयाज बलोच, ARY न्यूज़, कानपुर।
चलें जी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। यानी कि अशफाक ये तय है कि खुश रहने का ताल्लुक यहाँ से है, यानी कि अगर आपकी सोच पॉजिटिव है और आप चाहते हैं तो खुशियाँ आपके इर्द गिर्द ही हैं, आपको उसे कहीं दूरबीन लगा के ढूंढना नहीं पड़ेगा या बैठ के इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और अपने वसाइल में ही लोग खुश हैं, अपनी जिंदगी से खुश हैं, अपने साथियों से खुश हैं। और आप बोलें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी बात मुजम्मिल असलम साहब सुने और वो फिर से कोई ट्वीट कर दें कि देखिए ये जोड़ा भी तो है ना। हाँ, महंगाई कहाँ है। मुजम्मिल असलम साहब ने जो ट्वीट की थी वो सबको सबके सामने कि अक्सर वो डिस्काउंट बहुत सारे एसएमएस हमें आ रहे होते हैं कि जनाब 40% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, तो मुजम्मिल साहब कहते हैं जनाब सब महंगाई का रोना रोना है, देखिए कितने कम रेट्स कितने डिस्काउंट आ रहे हैं। अशफाक की वैसे खातून की भी वीडियो वायरल हुई थी कि कहाँ है महंगाई, बताएं कहाँ है महंगाई। वो मुल्क से बाहर होते हैं ज्यादातर ऐसे लोग, जाहिर है कि वो अपनी करेंसी में, अगर बरतानवी पाउंड जो है वो 239 या 40 रुपए का है तो हम भी कहेंगे कि कहाँ है महंगाई भाई। यह तो अच्छा है कि एक्सचेंज रेट अच्छा है। रजा बाकर साहब ने ऐसे ही तो नहीं कहा था कि जो मुल्क से बाहर मुकीम पाकिस्तानी है उनका फायदा हो रहा है, लेकिन इससे ये हुआ कि उन एसएमएस को जिनको मैं नहीं देखती थी अशफाक, अब देखना शुरू नजरअंदाज करती थी, अब मैं बाकायदगी से चेक करती हूँ कि अच्छा मेरे तो ज्यादातर एहसास प्रोग्राम में पैसे निकल क्या इकोनॉमी है, या फिर पहले जीतो पाकिस्तान में पैसे निकल आते थे, आज तक क्लेम नहीं किए, आज तक मैंने क्लेम नहीं किया। इवन फाद मुस्तफा के बड़े पैसे निकले हैं, मेरे ख्याल में वो एसएमएस चेक करने देखें तो अरबपति वैसे ही बन जाएं उन पैसों की बदौलत। अच्छा एक और चीज भी है भाई कि वैसे जो इकोनॉमिस्ट है, जो बरतानवी एक जरीदा है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान महंगाई की जो बुलंद शरह के हवाले से तीसरे नंबर पर है। क्या बातें करते हैं ये लोग, इन गोरों को क्या पता मुझसे बात नहीं पता, ये यहाँ रहेंगे तो इन्हें हालात पता चलेंगे। फरंगियों को क्या पता, हमेशा से साजिशें करते हैं, वही बात है, हम इनकी बात नहीं करते। बिल्कुल, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, दोबारा से वापस आते हैं और हम बात करते हैं क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट ऐसी चीज है जो सबके चेहरों पे मुस्कुराहट ले आती है। और जनाब अशफाक, बड़ी अच्छी खबर आई है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानी फैंस के लिए, और वो ये है जनाब कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 टीम ऑफ द ईयर का फाइनली ऐलान कर दिया। बड़े दिनों से इस हवाले से नाम सामने आ रहे थे, जिसमें पाकिस्तानी शाहीनों की शानदार परफॉर्मेंस का एक तो एतराफ किया गया, और आईसीसी टीम ऑफ द ईयर की कप्तानी का एजाज किसे मिला है भला? तो बाबर आजम, यानी कि हम इन्हें बाबर आजम कह रहे हैं जनाब। इनको टीम है जी, आप ये देख लें कि टीम भी सामने आपके, कि उसके अंदर बटलर भी हैं, रिजवान भी हैं। रिजवान इसलिए हैं कि ही हैज बीन एक्सेप्शनल, टॉप स्कोरर हैं, 2000 से ज्यादा रन सारे T20 मैचेस में ओवरऑल उन्होंने बनाए। वैसे भी अगर हम इंटरनेशनल T20 मैचेस की बात करें उसके अंदर भी ही परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। एक चीज है कि भारत का कोई भी खिलाड़ी इस टीम में शामिल नहीं है, हालांकि दे हैव सम वेरी गुड प्लेयर्स, और हम वैसे बाइज नहीं हैं भारतीयों की तरह। हम कहते हैं कि अगर कोई टैलेंटेड प्लेयर्स हैं तो उनको शामिल कर लेते, क्या था जैसे, लेकिन आई थिंक दे आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, और उनकी टीम ने क्वालिफाई भी आगे नहीं किया था। पॉलिटिक्स हो रही है उनकी टीम में। अभी हमने जो विराट वाला सारा मामला देखा है, मतलब विराट कोहली जैसा बंदा टेस्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देता है, और फिर वहां जो हम देख रहे हैं, बस अल्लाह रहम करे। और किस तरीके से कि बिकॉज कहा यह जाता है, आप ये देख लें कि हम वैसे ही तस्करा कर रहे हैं कि उस बंदे की क़यादत में जो भारत की जो विनिंग परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा रही थी। 68 मैचेस में से 40 जीते, उसके बाद धोनी था दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद अजहरुद्दीन वगैरह का नंबर आता था, एंड ही हैज बीन एन एग्रेसिव कैप्टन। तो वहां पर उसके साथ जो गंगुली साहब ने हाल किया, वाह 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 वाह, बड़ा बुरा वहां पर हाल किया। वो किसी को नहीं बख्शते। हम कहते थे कि वैसे तो वो अक़लियतों के दुश्मन है, लेकिन सबके दुश्मन है। इफेक्ट अब उनके अपने घर पे और सियासत अब देख रहे हैं वहाँ आनी शुरू हो गए हैं। बात करेंगे अब PSL की। PSL का मेला सजने वाला है, आज हो गई है 20th और 27 से शुरू हो रहा है इंशाअल्लाह ये मेला। इस दौरान साबिक चैंपियन कराची किंग्स की तैयारियां भी उरूज पर हैं। PSL 7 के लिए कराची किंग्स के ट्रेनिंग कैंप के आखिरी रोज भी खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की है। चौथे रोज इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला गया और कंडीशन के मुताबिक तैयारियों के लिए खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टास्क भी दिए गए हैं। तो जम के प्रैक्टिस इस हवाले से अशफाक जारी है। बिल्कुल जी, प्रैक्टिस जारी है और प्रैक्टिस की तैयारियों के हवाले से हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी जानिब ये है कि बड़ी अच्छी बात है, हम ये चाहेंगे कि ये जो 2022, अच्छा सुनने में ही अजीब सा लग रहा है 2022, अंग्रेजी में कहना 2022, तो ऐसा लगता है 2022 तो पार्ट 2 ना हो, बस अल्लाह रहम करे। तो बहरहाल बात यह है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद भी शुरू होगी। PSL के हवाले से वी आर एंटिसिपेटिंग कि अल्लाह ताला करेगा कि इंशाल्लाह मैचेस अच्छे होंगे, ओमिक्रॉन की सतह भी नीचे जाएगी ताकि शायकीन की तादाद को भी बढ़ाया जाएगा और लोग भी जो हैं जो वैक्सीनेटेड होंगे वो भरपूर तरीके से जाके इंजॉय कर सकेंगे मैचेस को। तो बहरहाल इसके साथ साथ एक और चीज़ भी ये है कि जो सिक्योरिटी वगैरह के अरेंजमेंट्स भी खासे अच्छे होंगे। बस ये है कि ट्रैफिक को ज़्यादा ना आई एम श्योर कि वो डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि वैसे ही
सारे ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही ज्यादा ओवरफ्लो होता है। अच्छा प्लान करें तो बेहतर सूरत हाल हो सकती है। और इसी पर बात करेंगे जनाब हमारे आवाई न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो ये बताइए कि शाहीनों की शमूलियत आईसीसी की जो इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर है उसमें बाबर आजम कप्तानी, सो इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी टीम। देखिए पिछले साल पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जिस तरह लोगों को, पूरी दुनिया को मुतासिर किया, तो ये बिल्कुल रिटन ऑन द वॉल था। और फिर ज्यूरी में मैं भी था। ओहो जी ओहो, शाहिद साहब ने जिस तरह मुस्कुरा के बताया, ये मुस्कुराहट किस बात की जानिब इशारा है शाहिद भाई? ज्यूरी में थे शाहिद साहब कि आपकी सर्विसेज एक्नॉलेज हो रही है पूरी दुनिया में, आपको एक्सपीरियंस हो गया है, आपको पता रहता है कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, तो एक्नॉलेजमेंट होती है, खुशी होती है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट की ज्यूरी में आते हैं। दो पूरी दुनिया के कमेंटेटर, दो सहाफ़ी और एक आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव, ये 5-6 लोग होते हैं इस ज्यूरी में। और हमें सारे रिकॉर्ड्स भेजे जाते हैं, उसकी बुनियाद पर हम सारी चीजें बनाते हैं। इम्पैक्ट देखते हैं उस प्लेयर का कि उस प्लेयर का इम्पैक्ट कितना है। बहुत सी दफा ऐसा होता है कि एक प्लेयर के 600 रन होते हैं लेकिन उसकी टीम जीत नहीं रही होती, और एक टीम के प्लेयर के 500 रन होते हैं लेकिन उस 500 रन की बदौलत वो जीत रही होती है। तो फिर इम्पैक्ट प्लेयर को तो शायद मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के माया नाज चैनल के मॉर्निंग शो के ऐसे होस्ट जो आपसे बड़े अच्छे सवालात करते हैं क्रिकेट के मामलात पे, तो उनको ज़मनी मेंबर नहीं रखा जा सकता ज्यूरी का? बिल्कुल रखा जा सकता है, और उनको यकीनन जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेंगे, जैसे जैसे अच्छे प्रोग्राम करेंगे, इंशाल्लाह उन्हें भी ज्यूरी में रखा जाएगा। बस शाहिद साहब आपकी शागिर्दगी में आ गई आज से, पहले से ही आप मेरे उस्ताद हैं। अच्छा। आज से तो मैंने बस मान लिया गुरु आपको। आपको बहुत मुबारक हो ऐसे शाहिद साहब। खैर मुबारक, बस ये जाहिर है इदारों की सरपरस्ती होती है, आपका एक्सपीरियंस होता है, आपकी जो अच्छी बातें करने की जो आदत होती है, मुस्कुरा के बातें करने की आदत होती है, ये सारी चीजें दुनिया भर में नोट होती हैं। और फिर आपकी जो रैपो होती है दूसरे लोगों के साथ, और आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है, उसके ऊपर ये सारी चीज। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये भारत का कोई भी प्लेयर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से ज्यूरी जिसके आप भी मेंबर थे उसको मुतासिर नहीं कर सका। इसमें कोई नाम कंसिडर किए गए थे कि भाई कोई ना, एक ज़ाहिर कि बड़ी टीम है, आईपीएल सबसे बड़ा इवेंट वहाँ पर होता है, या फिर कोई प्लेयर होना चाहिए? काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, किस वजह से शामिल नहीं किया गया? T20 फॉर्मेट में, एक तो T20 फॉर्मेट में इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि वो सेमीफाइनल में भी नहीं आए। दो एक प्लेयर थे, उनके बॉलर और एक उनका बैट्समैन, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं आ सके जिस लेवल पे पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स थे। और इंडिया में जब से गंगुली आए हैं, जब से अमित शाह के बेटे जय शाह आए हैं, थोड़ा उनके यहाँ क्रिकेट में टर्मोइल भी आ रहा है। अब उनका जो टेन्योर है अक्टूबर में पूरा हो रहा है। जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले विराट कोहली की बात की, विराट कोहली को तंग कर करके उन्होंने पहले वनडे की कप्तानी से हटाया और फिर टेस्ट की कप्तानी उन्होंने। अच्छा शायद मैं हैरान हूँ वैसे कि आप ये देखें कि he has been exceptional. Yes. He has been the face of Indian aggressive cricket now. उनकी क़यादत में क्या कुछ नहीं हो रहा है। और कुछ लोग होते हैं, दे आर नॉट जस्ट द कैप्टन, उनका एक बड़ा ओवरऑल रोल मॉडल होते हैं। ही इज बीन द वन। उसके बावजूद गंगुली साहब इतने ताकतवर थे वो, और बीसीसीआई के बिल्कुल ही मतलब दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया या मजबूर कर दिया। दरअसल गंगुली से ज्यादा जय शाह का किरदार है, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं और वो होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं। तो जाहिर है वो फिरौनियत और वो जो गुस्सा है, और वो जो इट्स प्योरली पॉलिटिकल, यानी कि रीजन इसकी पॉलिटिकल हैं या क्या कहेंगे? क्या हम अक्सर और बेशतर देखते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज इंडिया के ऐसे हैं कि वो उनकी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी हिमायत में कोई ट्वीट कर रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं। विराट शायद मे बी डजंट फॉल इनटू दैट कैटेगरी। क्या ये वाली रीजंस हैं इसके पीछे जो इतना उनके परसिक्यूशन हो रही है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और उनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि विराट कोहली एक तो एग्रेसिव है, एक अपनी मनमानी करता है। वो कहता है कि जब मैंने रिजल्ट देने तो मेरी बात मानी जाएगी, मैं अपनी मर्जी से प्लेयर सेलेक्ट करूंगा, मैं अपनी मर्जी से 11 खिलाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, और उसमें कामयाबी हासिल की। जिस तरह 68 टेस्ट मैचेस में
40 उसने विन कराई, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इंडिया का बना, और जिस तरह वो इंडिया की क्रिकेट को ऊपर ले जा रहा था, सबसे बढ़कर उसको एक उसका टारगेट था कि मैंने बाहर जाके सीरीज जीतनी है। उसने ऑस्ट्रेलिया में 2 सीरीज जीती, वो कि दूसरी सीरीज में वो सिर्फ एक ही टेस्ट मैच में कप्तान था। इंग्लैंड में जाके जीता, साउथ अफ्रीका में वो जीतना चाह रहा था, लेकिन उसके लिए जो उसके राह में जो रोड़े अटकाए गए तो वो इतना अच्छा नहीं कर सका। कुछ उसके बैट्समैनों ने भी इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दी। अच्छा, अब जरा ये बता दें, आ जाते हैं वापस पाकिस्तान में। पीएसएल का बड़ा मेला सजने जा रहा है, तैयारियां ओवरऑल टीम्स की कैसी हैं? बेहतरीन तैयारियां। आज से सारे प्लेयर्स जो है बायोसिक्योर बबल में चले जाएंगे। पीसीबी ने पूरी कोशिश की है कि इस दफा खुदा ना खास्ता कोरोना मुतासिर ना हो, इसलिए कि हमें आगे ऑस्ट्रेलिया को इंशाल्लाह होस्ट करना है। तो हमारे पास यही एक विंडो है, इसी विंडो में हमने टूर्नामेंट को पूरा करना है। अगर खुदा ना खास्ता कोई कोरोना के केसेस आए भी तो भी 13 फिट खिलाड़ी जब किसी भी टीम के पास होंगे तो वो मैच खेलेगी, और 5 से 6 दिन या 1 हफ्ते अगर खुदा ना खास्ता सस्पेंड करना पड़ा तो इससे ज्यादा मुलतवी होगा भी नहीं टूर्नामेंट। तो बस अब यही है कोरोना से कि कोरोना छुट्टी लेके घर जाए, इसलिए कि आए मौसम रंगीले सुहाने पीएसएल के, तो छुट्टी लेके घर जा कोरोना। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा, आपने बायोसिक्योर बबल की बात की सारी, तो जाहिर है अब हमें एक्सपीरियंस हो गया है 2020 का भी 21 का भी, तो अब ज़्यादा बेहतर इंतजामात होंगे इस हवाले से, एंड होपफुली चीज़ें अच्छी मैनेज होंगी एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। कोशिश यही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और वो उस पूरी टीम की जो ये कोरोना के प्रोटोकॉल्स बना रही है। होटल जो है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ले लिया है कराची में, लाहौर में भी पूरा का पूरा होटल लिया जाएगा, और होटल का स्टाफ भी इन मैचों के दिनों में घर नहीं जाएगा। यानी 18 से 19 दिन है कराची में ये टूर्नामेंट, तो उन 18-19 दिनों में होटल का स्टाफ भी बाहर नहीं जाएगा, ताकि वो बाहर से कहीं लेके कुछ जर्म्स वगैरह ना आ जाए या वायरस को लेके ना जाए। तो अपनी तरफ से कोशिश की है, बाकी शायकीन की किस्मत, हमारी किस्मत और अल्लाह की मर्जी। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, और आई एम श्योर कि सारी चीज़ें इस दफ़ा फॉलो की जाएंगी और कोई भी ऐसी ब्रीच नहीं होगी जिसकी वजह से ये इवेंट जो है पीएसएल का वो मुतासर और लोग जो है वो परेशान हो, फ्रेंचाइजीज परेशान हो। तो बड़ी अच्छी बात है कि इस हवाले से सोचा जा रहा है। ऐसा हो, बेहतर इंतजामात होंगे। ज़बरदस्त जनाब, आप भी अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए, और इंतज़ार है सबको 27 जनवरी का कि पीएसएल शुरू हो जाए, सब फेस्टिविटी में एक बार फिर भरपूर तरीके से हिस्सा लें। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम आगे हाँ वापस? हम वापस ओके जी, हम वापस आ गए। तो हमारी समातें बहाल कर दी जाएं और हम आपके सामने मौजूद हैं। और अब जरा ये छोटे ये रुई के गाले नहीं है, बर्फ के गाले प्रिसाइसली आपके लिए हम इसलिए जैसे वो बबल्स नहीं, वो सर्फ के पानी के बबल बनाते थे, उसको पकड़ने की कोशिश करते थे। बहरहाल कोई बात नहीं जी, बर्फबारी हमारी बड़ी शानदार हो रही है। तो आप ये एंटीसिपेट कर चुके होंगे कि पीछे ये सड़क भी आपको नजर आ रही है। हम बात करने जा रहे हैं जनाब मौसम की, सुहाने मौसम की, बर्फबारी की, और उसके फिर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात की भाई जो प्रेडिक्शंस होती हैं उनको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। जो लोग सीरियस नहीं लेते उनके बड़े संगीन उसके नताइज फिर बरामद होते हैं जब चीज़ों को लाइटली लिया जाता है। तो अभी भी जो मुसाफिर हैं उनको एहतियात के लिए कह दिया है महकमा मौसमियात ने कि भाई ठीक है, बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, सारी चीज़ें, मौसम बहुत सुहाना है, आप चाहते हैं कि आप छुट्टियां लेके वहां पर पहुंचे, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। बिल्कुल जनाब, और लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी बताया गया है। हिदायत की गई है कि जो लोग खासतौर पर जो टूरिस्ट हैं, इन इलाकों में सफ़र करना चाहते हैं, वो सूरत हाल को देखें, मॉनिटर करें। तमाम तर चीज़ों को बालाई इलाके हैं जहाँ पर बारिश भी होगी, बर्फ़बारी भी होगी, और मलका कोहसार मरी की हम बात करें तो वहाँ पर भी बर्फ़बारी की पेशगोई की गई है कल जुमे की शाम से पूरा वीकेंड चेक करें, मतलब पूरे वीकेंड में इंगेज होगा। दैट इज़ वेरी टेम्पटिंग, लेकिन खुदारा पहले भी बताया गया था कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। अब भी यही इल्तमास है कि ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है, और तमाम जो मेजर्स हैं बोले जो गवर्नमेंट के इदारे, आई एम श्योर कि अभी सारा कुछ जो हुआ, जो रिपोर्ट आई उसके बाद कमिश्नर से लेके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर तक और सारे जो मुतालिका लोग हैं उनको हटाया गया है। और बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एनडीएमए के हवाले से भी कहा था कि उनके भी कुछ लोगों को देखा जाए, हिलाया जुलाया जाए। अब लेट्स सी कि वज़ीर आज़म साहब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं।
और फिर ये है कि जनाब अब ज़रा पंजाब के मैदानी इलाकों का भी रुख करते हैं ना, तो वहाँ पर ये है कि कहा यह जा रहा है कि धुंध छा गई है एक बार फिर से। तो मैदानी इलाकों में सिचुएशन जो है वो धुंध की है और वहाँ पर ठोकर न्याज बेग से लेके कल्लर कहार तक M2 जो है, जो कि सबसे पुराना पाकिस्तान का मोटरवे है, वो बंद कर दिया गया है। अच्छा, M3 जो है वो फैज़पुर इंटरचेंज से दरखाना तक और M11 महमूद बूटी से संबड़ियाल तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। जो मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अच्छा कैमरे में फिर भी हद निगाह थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली बहुत विजिबिलिटी जो है उसकी शरह कम है और जिसकी वजह से मोटरवे की जानिब से, हुकाम की जानिब से इक़दाम लिया गया है। और ओवरऑल क्या हो रहा है सदफ, इसके अलावा पिंडी शिंडी कश्मीर वगैरह में वहाँ पर बारिशों की पेशगोई की गई है। और जनाब जैसे कि बारिश भी अगर है तो आपने तब भी एहतियात करनी है, गैर ज़रूरी तौर पर आप बाहर ना निकलें। और इसी सारी सूरत हाल पर जनाब महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग की पेशगोई कर दी है। मजीद इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल मेहर साहबजादा खान साहब, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहिएगा, कौन से इलाके हैं जहां पर ज़्यादा बारिश और बर्फबारी हो सकती है, बिलखुसूस अगर मरी की बात करें या जैसे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उनकी बात करें? ये जो एडवाइजरी हमने कल इशू कर दी है, बड़ी वेल एंड टाइम है कि लोग इससे वक्त से पहले इसके बारे में जान सकें और फिर ये मुतलका इदारों तक भी हमने पहुंचा दिया है। और जो है यानी इसके मीडिया को भी मिल चुकी है और मीडिया ने बड़ा अच्छा काम किया है कि इदारों तक पहुंच चुकी है और हर एक को तकरीबन इतलात जो हैं वो रिसीव हो चुकी हैं। अब आगे आने वाले जो दिन हैं, यानी कल जुमे की रात से फ्राइडे नाइट से इसका सिलसिला शुरू होगा और इसमें थोड़ी सी वक्त के साथ शिद्दत भी आएगी। इसमें इलाके जो हैं वो आपके यानी जितने भी हिली एरियाज़ हैं, आपके चित्राल से लेके आप कह सकते हैं कि गिलगित स्कर्दू, और गिलगित स्कर्दू में तो अस्तौर में आज 3 इंच जो है वो स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई है। अच्छा। कलाम में भी 1 इंच है और स्कर्दू में भी स्नोफॉल रिसीव हुई है। तो ये सिलसिला जो है ना, ये आज थोड़ी देर के लिए जो है अगले यानी 24 घंटे के लिए थोड़ी सी इसमें कमी आएगी, लेकिन कल रात से जो है वो थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसमें हमारे जितने भी यानी आप कह लें कि शुमाली गिलगित स्कर्दू के भी इलाके हैं, फिर कश्मीर ख़ास तौर पे जो है इसके हिली एरियाज़, और फिर हमारे पंजाब के जो हैं वो एरियाज़ मरी ख़ास तौर पे। पंजाब में तो सबसे ज़्यादा जो है मरी इफ़ेक्ट होता है और मरी में पिछली दफ़ा भी आपने देखा होगा कि जी स्नोफॉल 3 दिन में जो रिकॉर्ड की गई थी, यानी वो टोटल जो थी वो 30.5 इंच थी, लेकिन रात उस दिन 7 और 8 की दरमियानी रात जो रिकॉर्ड की गई है अच्छा स्नोफॉल मरी में वो तो बहुत ज्यादा थी। अच्छा, अब जरा ये बता दें कि जाहिर है कि हमने अभी तो अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से और वैसे भी एहतियात के लिए भी कहा है, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि सयाह बिल्कुल ही डर के घरों में मुक़य्यद हो जाएं। तो आप जरा ये बताइएगा कि कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर सयाह जा सकते हैं, जहाँ पर एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं और वहाँ पर शदीद मौसम का कोई खदशा भी नहीं है। यानी कि जैसे आपने कहा 3 इंच कहीं पर बर्फबारी हो रही है तो विच इज नॉर्मल, 1 फुट भी हो जाए तो दैट इज कंपैरेटिवली नॉर्मल। बारिश के जो स्नोफॉल है वो तो आप देखें जी, हुंजा है आपके पास, वहाँ पे स्नोफॉल अच्छी होती है और स्कर्दू में भी है। स्कर्दू में ज़रा अप्रोच मुश्किल हो जाती है कि जी आपको जाना जो है वो गिलगित से 8 घंटे का फिर सफ़र बन जाता है। हाँ। लेकिन हुंजा अप्रोचेबल है, वहाँ पे जा सकते हैं लोग। इधर सवात जो है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जी वो सारी जो है ना, जिस तरह पहले असल मसला तो पिछली दफ़ा भी गाड़ियों का बना था कि इतने लोग ज़्यादा गाड़ियाँ लेके पहुँच गए थे कि जी रुकावट पैदा होगी, ट्रैफिक में अनमैनेजेबल होगी और इस वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आपके ये ठंडियानी वगैरह के इलाके जो हैं वहाँ पे भी बर्फ़बारी होती है, ये इजी अप्रोचेबल है थोड़े से। लेकिन इसको ये है कि अब हमारे मुतलका इदारे इंशाल्लाह कर रहे हैं कोशिश, वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब गाड़ियों की जो लिमिट लगा दी है कि फ़र्ज़ करें जी मरी में ही है तो 8000 गाड़ियाँ, यानी गवर्नमेंट ने ये सारा कुछ अंदाज़ा लगा के किया होगा कि जी बिल्कुल सही, मैं अंदाजा लगा के किया होगा कि इतनी गाड़ियां अच्छी तरह मैनेज हो सकती हैं। आई एम श्योर कि इसके ऊपर सोचा जाएगा। ये है कि मरी में भी जो है स्नोफॉल, और ये मंडे तक है, मंडे तक आप कह लें कि जी
हाँ, मंडे तक 3 ठीक है दिन सर, ठीक है ये सर। बात आपकी बहुत ठीक है। शुक्रिया। मेहर साहिबजाद खान हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर जनरल हैं मेट। और एक चीज़ बड़ी अच्छी बात है कि जो महकमा मौसमियात की जो प्रेडिक्शंस हैं उनको इदारों को भी सीरियस लेना चाहिए, और जब ये इदारों के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए भी कोई ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए ताकि वो लोगों की मदद कर सके। ये एक बड़ा शिकवा रहा कि लोग कॉल करते रहे और आगे से उन्हें टहलाया जाता रहा। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए। और जहां हमने आपको एहतियात का भी बताया, वहां ये भी बताया कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर आप जा सकते हैं, मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। और ज़रूर एंजॉय कीजिए, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, लेकिन एहतियात के साथ, और तमाम तर इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे अब हमने लेना है ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद इशफाक, कराची में भी अब कुछ ऐसी जगहें अभी भी मौजूद हैं जो कि पुराना और कदीम कराची कहलाता है। वहाँ की एक अलग ही बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता था और एक अलग ही वहाँ का माहौल होता था, और आज भी वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो वो हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कराची शहर की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, माशी हब है अशफाक, और यहाँ पर इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पूरे मुल्क से लोग रह रहे हैं। कोई पख्तून है, तो कोई जनाब सिंधी है, तो बलोची है, तो उर्दू स्पीकिंग है, पंजाब, सारी कौमियतें यहाँ पर हैं। और ये इतना माशी हब है, यहाँ पे लोग हर वक्त काम, बाहर हलचल, आप हसल बसल देखते हैं। तो शहर तब्दील हो गया है। जो शुरू में हमारे जो बुजुर्ग बताते हैं कि क्या कराची था, अब वो तब्दील हो गया है। लेकिन अभी भी कराची में कुछ ऐसी जगहें हैं जो उसकी तरक्की और तारीख के हवाले से बताती हैं। पारसी कम्युनिटी के तस्करे के बगैर ये अधूरी है। अजमत रफ्ता के हवाले से बताते हैं कि भाई क्या शहर था। अब वैसे तो कदीम है, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि वो कदीम जगहें हमारे आजकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की वजह से जो आजकल नई जगह हमारी आसारी कदीमा का रुख पेश कर रही हैं, उससे वो पुरानी जगह कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो ये जनाब हम तस्करा कर रहे हैं पारसी कम्युनिटी की कदीम बस्ती उसका, और वो बस्ती कैसी है, कैसे वहाँ पर शानदार फन तामीर था और किस तरीके से अभी तक वो प्रिजर्व है। 2 साल पुरानी। बिल्कुल, ज़रा दिखाते हैं। फैजुल्ला खान ने इस हवाले से एक खूबसूरत सी रिपोर्ट तैयार की है, देखिए ज़रा। कराची के जदीद BRT ट्रांसपोर्ट निज़ाम से मुत्तसिल पारसी कॉलोनी आबाद है। क़याम पाकिस्तान से पहले की इस आबादी की गलियां कुशादा, घर वसी और दीवारें छोटी हैं, लेकिन यहाँ बेशतर मकानात मकीनों से खाली हैं। यहाँ रहने वाले पारसी कहाँ चले गए? ये बस्ती कब आबाद हुई? आइए इसके बारे में जानते हैं। सुनसान गलियां, शकिस्ता मकान और सहर अंगेज कदीम तर्ज तामीर, इन सबको यकजा करके जो अक्स उभरे उसे पारसी कॉलोनी का नाम दे दीजिए। ये उजड़े घर, बगैर तराश खराश के बड़े होते दरख्त, हवाओं के दोष पर शायर की जुबानी सरगोशी करते हैं कि कभी हम भी खूबसूरत थे। जिना रोड से मुंसलिक पारसी कॉलोनी तब आबाद होना शुरू हुई जब पाकिस्तान का वजूद नहीं था। ओल्ड सिटी एरिया की कारोबारी गहमा गहमी से कदरे फासले पे पारसियों ने ये बस्ती बसाई तो गोया कराची की अंगूठी में नजरों को खीरा कर देने वाला नगीना जड़ गया। 1923 तक जो शहर था वो आपका बंस रोड और खारादर और मीठादर ये पुराना शहर था। तो ये इलाका निस्बतन मतलब पुरसुकून था, तो उन्होंने कहा कि एक पुरसुकून बस्ती आबाद की जाए। पुराने बंगले और उनकी दीवारें आप देखें, छोटी छोटी तख्तियां भी लगी हुई हैं और वीरान से हैं, सुनसान से। कोई एक बूढ़ा पारसी आपको कभी निकलते हुए किसी घर से नजर आ जाता है। क़याम पाकिस्तान के बाद भी पारसी इन्हीं घरों में मुकीम रहे। इन कुशादा बंगलों की छतें बुलंद और दीवारें छोटी थीं। हर घर में बड़ा सा दालान और टेरिस सरे शाम ही आबाद हो जाता। मगर जब कराची के हालात खराब हुए तो उसके असरात ख्वाबों की इस बस्ती पे यूं पड़े कि यहाँ के मकीन दूसरे इलाकों को मुंतकिल होने लगे। एक तो बदअमनी की वजह से और अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से उन्होंने कराची को छोड़ा। जुलूस और फिर वहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते थे, सड़कें बंद कर दी जाती थी, तो उसकी वजह से बहुत परेशान हो गए थे, बहुत बेजार हो गए थे। तो उन्होंने हिजरत का सिलसिला शुरू किया। पारसी कॉलोनी के वस्त में कदीम पार्क दिलकशी की तस्वीर है। ये पार्क कम वक्त के लिए खुलता है। पार्क की हालत ज़ार बहुत अच्छी नहीं।
मगर सच्ची बात तो यह है कि यहाँ चहलकदमी करने वाला कोई खास बचा है, न ही इसकी फजा बच्चों के शोर से जी उठती है। पारसी कॉलोनी के बड़े बड़े घर अपने मकीनों के मुंतजिर हैं, जो शायद अब कभी यहाँ न लौट सके। कराची की कदीम, खूबसूरत और शनाख्त रखने वाली बस्ती बदल रही है। यहाँ कई बंगले फरोख्त हो चुके हैं। यही सूरत हाल बरकरार रही तो मुस्तकबिल में पारसी कॉलोनी का नक्शा मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगा। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन दानिश के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज़, कराची। यकीनन जी, सहर अंगेज और अशफाक, जिन लोगों को स्ट्रीट फोटोग्राफी का शौक होता है वो ऐसी जगहें ढूंढते हैं, क्योंकि इवन जो नंबर प्लेट्स भी हैं वो भी पुरानी तर्ज की हैं, और जो तामीरात हैं वो भी ऐसी हैं कि आपको लगता है कि एंड यू कैन रिलेट कि यहाँ पर कभी अंग्रेज भी आए थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ऐसा बता रहा होता है। और आज की जो बिल्डिंग्स हैं उसके मुकाबले में कितनी खूबसूरत लगती हैं। बिल्कुल जी। और इसके अलावा बड़े बड़े मशहूर नामी ग्रामी नर्सरीज़ हैं जो कि यहीं पे आसपास एक से मैं भी वाकिफ़ हूँ, और वहाँ पर जनाब खासी पारसी ख़वातीन बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को एजुकेट भी करते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ भी है कि भाई आप ये देखें कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द हेरिटेज। आपको चाहिए कि गवर्नमेंट को अब लाइक दे शुड टेक सम पार्ट, उनके मालिकान से रब्ता करें और इनको रिस्टोर करने में थोड़ा सा मदद कर सकें, फिर उनको खोला जाए एज म्यूजियम, ताकि लोग वहाँ पर जाके विजिट कर सकें, देख सकें कि किस तरीके से चीज़ें उस वक्त मैनेज होती थी, या फिर जो उनके मकीन थे उनको अब पता होना चाहिए कि अमन व अमान की जो सूरत हाल 2013 से पहले थी, अब इट हैज चेंज नाउ। और जैसे कि हमारा मोहाटा पैलेस है, कितना लोग उसको फैसिनेट करते हैं, और इन बिल्डिंग्स के अंदर अगर आप जाएं तो इनकी जो छतें बहुत ऊंची हैं, पहले बनाई जाती थी, और ये इसलिए की जाती थी कि गर्मियों में भी आपका कमरा ठंडा रहे। तो दैट्स वेरी, मतलब लोग उस वक्त भी बड़े इनोवेटिव थे जनाब, उस वक्त ही ज्यादा इनोवेटिव थे जब इतनी टेक्नोलॉजी था। अब तो हम रिलाई करते हैं एयर कंडीशनर पे, पंखों पे, काफी चीजों पे। उस वक्त तर्ज तामीर के जरिए जो है वो मकानात को और घरों को गर्म मौसम में भी सही रखा जाता था। अब जनाब हो ये रहा है कि फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात हैं, कहते हैं कि आज से ये जो दुबई एक्सपो जो है वो कब से जारी और सारी है, उसके अंदर पाकिस्तानी इंक्लोजर ने वैसे तो बड़ी आग लगा दी है, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स है पाकिस्तानी इंक्लोजर का। और उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फिल्म वीक का आगाज आज से हो रहा है, और फिर यह है कि 21 से 26 तक 11 पाकिस्तानी फिल्में पाकिस्तानी इंक्लोजर में दिखाई जाएंगी। यानी कि आज 20 तारीख है, कल से ये फिल्में दिखाना शुरू की जाएंगी, और फिर पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली का साल इसको वो करार दे रहे हैं। बिल्कुल, और वो ये भी कहते हैं कि इस साल PTV की फिल्म डिवीजन कायम की गई है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में 10 फिल्में बनेंगी। तो यकीनन ये एक अच्छी खबर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। इसके साथ साथ अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिस्ट भी दी है कि क्या किस तरीके से वहाँ पर फिल्म दिखाई जाएंगी। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद मिलेंगे। जी वेलकम टू बाखबर सवेरा। 10:04 हो चुके हैं। एक बार फिर आपके साथ, आपके रूबरू हम मौजूद हैं, आपसे मुखातिब हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो आप मसाइल हैं और उनका हल आपने निकालना है। तो अब जनाब हमने कुछ मसाइल का अहाता तो कर दिया। सदफ अब्दुल जब्बार, अब क्या है? अब जनाब हमारे पास खाने पीने से रिलेटेड बहुत सारी बातें, क्योंकि जब 10 बज जाते हैं तो फिर थोड़ी थोड़ी भूख लगना शुरू हो जाती है। नाश्ते का दिल करता है, और यूजुअली हमने कराची में मैंने मिजाज देखा है लोगों का, सुबह उठ के उनसे नाश्ता नहीं किया जाता। यहाँ पता नहीं ये है, वो कहते हैं ना, चाहे उन्हें स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, अपने वर्क प्लेस पे जाना हो, फिर 10 बजे के बाद उनकी भूख चमकती है। अच्छा, वैसे ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमारे यहाँ पर कराची साइड पे ब्रंच कल्चर जो है वो कुछ ज्यादा आम है। यानी कि 10 से 11 या 12 बजे तक लंच ब्रेक एक साथ बना देते हैं, जो है वो खाने का दिल चाहता है। नाश्ता नहीं होता, भले जितना अच्छे से अच्छा बना हो, लेकिन जैसे लाहौर की साइड पे या फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद की साइड पे, तो वहाँ पर तो पराठों से दिन का आगाज ना हो। इसका ताल्लुक वेदर से भी, क्योंकि जब मैं इस्लामाबाद में रह रही थी तो मेरा तो दिल करता था सुबह उठ के पराठे खाने का, अंडे खाने का, लेकिन अब नहीं। मेरा कराची में मुझे पता नहीं, मुझे याद ही नहीं पड़ता मैंने आखिरी बार पराठा कब खाया। वैसे मैं चख लेती हूँ कि मैंने पूरा पराठा, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कब खाया। तो आपकी फिटनेस का राज ये है? यस, पराठे से जितना दूर रह सकते रहे तो आप फिट रहेंगे, मतलब आप वेट गेन नहीं करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत सी चीजें, और सबसे बढ़ के जनाब पराठे से दूर रहें या ना रहें, आप ये देखें कि जो फास्ट फूड है, यानी कि जो बड़ा तेज रफ्तार फूड है, जो जंक फूड है, जो
प्रोसेस्ड फूड है, अच्छा सबको पसंद है। उससे वो तो यार असल में बात ये है कि वो बड़ा कन्वीनियंट है ना, हमारी ज़िंदगी में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, तो लोग कहते हैं कि जो जल्दी हाथ आए तो उसको आप बस खा के अपनी, एक तो टेस्ट बर्ड्स भी आपके बड़े, वो आप ये देखिए तरीक़ेकार कैसा है कि आपके टेस्ट बर्ड्स जो है वो उनको पसंद करते हैं ऐसे खानों को, तो बड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। और भी जनाब काफ़ी सारी चीज़ें, कहते हैं कि तवाज़ुन हर चीज़ का बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी नाम ही तवाज़ुन का है, और जहाँ पर भी ये जो बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस होता है तो फिर काफ़ी सारे उसके मसले मसाइल होते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। क्या बात की गहराई है, से, बड़ी गहरी बात की है, बहुत गहरी बात है, तो टॉप स्टोरी से जाने बढ़ना पड़ेगा। मैं खुद अपनी गहराई पे सोचता हूँ। फास्ट फूड के मनफी असरात, इसमें शामिल कीमियाई अज्जा और मसाले आपकी सेहत के दुश्मन। अगर मोटापे समेत दीगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो अपने आप को इस तरह के प्रोसेस्ड फूड से दूर रखें। कैदियों की इस्लाह का मिशन। क्वेटा की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों को तरबियत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जारी। मौसीकी, मुसव्विरी के साथ साथ कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का काम भी सिखाया जा रहा है। क्या बात है जी, मैं तो सोच रहा था मेकअप किट निकाल के उस वक्त मेकअप सही किया होगा पहले उसने, और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता कड़क कड़क कड़क। आप सोचिए, जस्ट इमेजिन दिस सिनेरियो। मालूम करना है आपको, अगर इनमें तो बताइए कि कितनी देर में वो गाड़ी अंदर डूब सकती थी, और ये लड़की सेल्फी दैट डिपेंड्स ना कि क्रैक कितना था, वेट कितना था उसका, काफी सारी चीजें थी। मैं दिखाना चाहूंगा, बेसिकली वी वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स दैट वाज मोर सीरियस, लेकिन दिस इज आल्सो सीरियस कि भाई आपकी जिंदगी, हम वैसे टिकटॉकर्स को निशाना बनाते हैं, आप अंदाजा कीजिए कि ये एक फ्रोजन लेक है और इसके ऊपर ये मौसूफा बड़ी बर्क रफ्तारी से गाड़ी चलाती हुई गई, इस पे स्किड भी कर सकती है, काफी सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। अच्छा जनाब, ये फार्मूला 1 गाड़ी नहीं है, ये नॉर्मल सी गाड़ी है, लेकिन जनाब ये चलाते हुए गई हैं, हाँ जी, बिकॉज शी कैन। और ऐसे में जनाब ये तो गाड़ी भी काफी तेज रफ्तार है आप लोग ये मत कीजिएगा पाकिस्तानियों, आप इसको देखकर कॉन्फिडेंस चेक करें उसी गाड़ी पे चढ़ के। यानी कि फिल्मों में हम दिखाते हैं ना कि गाड़ी किसी पहाड़ी पर से या किसी जगह डूब रही है, तो वो उसको बैलेंस करने के लिए अगले जो है वो काफी सारे फिल्मी सीन उस पे शूट किए जाते हैं कि कैसे अपने पाँव किधर रखने के लिए, उसी पे चढ़ के जवान की बच्ची उसने कहा कि भाई मैंने तो यहीं पे सेल्फी लेनी है, और आई एम श्योर कि उसने पोस्ट भी की होगी, और ये यकीनन वायरल हुई होगी, ये सेल्फी तो बहुत ही ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ, हरकतें ऐसी नहीं होनी चाहिए इंसान की, मगर ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन कॉन्फिडेंस ये वाला चाहिए। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस होगा तो बस फिर तो वही क्या ही बात है। तो अब जनाब हम जरा बात कर लेते हैं बलूचिस्तान का। और वैसे तो जेलों का जब हम नाम लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि जनाब वहां पर जो जाता है तो बजाय सुधरने के मजीद बिगड़ के और पक्का जो है वो मुजरिम बन के निकलता है। लेकिन बलूचिस्तान की जेलों के हालात जो हैं वो यकसर बताया जाता है कि तब्दील हो गए हैं। वैसे ऑन अ सेपरेट नोट, जिस तरह से तरबियत यहाँ पर कैदियों की जा रही है, तो आई एम श्योर कि वहाँ पर जो पुलिस एहलकार हैं बलूचिस्तान के, उनको भी काफी तरबियत की जरूरत है। का एक अलग सेंटर बनाया, उनका भी होना चाहिए, या फिर उन्हें भी यहाँ पर भेज के उनकी तरबियत करवानी चाहिए, जो काम है अक्सर उनके, वो जो वाकया क्वेटा में पेश आता है। अगर वो क्राइम में इन्वॉल्व है तो उन्हें तो होना ही चाहिए। तो बहरहाल कैदियों के हवाले से काफी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, काफी उनके मुस्बत इकदाम किए जाते हैं, दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। तो अकरम हमारी नुमाइंदा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी रिपोर्ट बनाई इससे मुतालिक, पहले आप वो देखिए। 1939 में बनने वाली सेंट्रल जेल कोयटा की कदीम तरीन जेल है। अवाइल में इस जेल के हालात काफी खराब थे, जिन्हें सुधारने के दावे हमेशा किए गए, लेकिन जेल की हालत जार में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान काफी मस्बत तब्दीलियां आई हैं। अ पर्सन इज नॉट अ बोर्न क्रिमिनल, ठीक है ना, उसको हालात वाक़यात क्रिमिनल बना लेते हैं। तो इस हवाले से जब वो यहाँ आ जाते थे, इनको यहाँ रिहेबिलिटेट करना पड़ता था, इनको यहाँ रिफॉर्मेटिव मेजर्स हमें अप्लाई करने पड़ते थे। उन हवालों से हमारे पास सिर्फ माँ सिवाय एजुकेशनल कुछ एक्टिविटीज़ के और कुछ नहीं थे। कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए मुखैर हजरात की मदद ली गई है, जिसके तहत कैदियों को म्यूजिक, प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रीशियन, फन मुसव्वरी और कंप्यूटर कोर्सेज करवाने के साथ साथ मारूफ क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की मदद से फुटसॉल ग्राउंड की तामीर भी मुकम्मल कर ली गई है। ये आइडिया भी हमारे सीएम साहब का था कि हमें फुटसॉल ग्राउंड बनना चाहिए, बट देन आई फाउंड शाहिद अफरीदी, मेरे घर पे आए, दोस्त है मेरे, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने 2 महीने में हमें ये फुटसॉल स्टेडियम बना के दिया, जो कि पूरे
मैंने किसी जेल में नहीं देखा एटलीस्ट। सेंट्रल जेल कोयटा में इस वक्त 100 बच्चे और 30 खवातीन समेत 665 कैदी मौजूद हैं, जिनकी माशरती तरबियत के लिए काबिल जिक्र इक़दाम किए जा रहे हैं। कैदियों को हुनरमंद बनाना, जेल से बाहर आने के बाद उनको बावकार शहरी बनाने की अच्छी काविश है। कैमरामैन अमीनुल्लाह मेंगल के साथ ततिया अकरम, ARY न्यूज़, कोयटा। ज़बरदस्त जनाब, मौसीकी, मुसव्वरी और हुनर सिखाने का ये जो हमने आपको एक नज़ारा दिखाया है बड़ा ज़बरदस्त है। और एक चीज़ की ज़रा यहाँ पे एडिशन कर दूँ, जो हमने पिछली बात कही थी कि कुछ तमाम नहीं, हमारे पुलिस एहलकार बहुत जांफशानी से काम करते हैं, ऑनेस्टी से, और कुछ हमने देखा कि अपनी जानों के उन्होंने नजराने भी पेश कर दिए और ऐसे भी काम हो रहा है। लेकिन हमने जो रेफरेंस दिया था वो कराची के सिनेरियो में दिया था, जहां पर वो शाहरुख को कत्ल करने में एक पुलिस एहलकार मुलव्वस था। तो कुछ ऐसे भी क्रिमिनल काली भेड़े होती हैं, लेकिन बलूचिस्तान पुलिस के हवाले से वो बेसिकली आपको याद होगा ना, कल ही हम तस्करा कर रहे थे कि 3 लड़कियों को कैसे उठा के गाड़ी में डाला गया था। उन काली भेड़ों का हमने जिक्र किया था। साथ साथ वो खवातीन सारी पुलिस एहलकारों की भी फुटेज सामने आई थी कि किस तरीके से वो उल्टा लटका के तशद्दुद करे। कि ये तवातुर से वाकयात रूनुमा होना ये मुनासिब चीज़ नहीं है। खासतौर पर दिन दिहाड़े बाजार में से इस तरीके से लड़कियों की तजलील करना ये कहीं से भी ठीक अमल नहीं है, तो ऐसे को देखना चाहिए। बहरहाल ये जो कैदियों के लिए इस्लाहात का ये काम हो रहा है, इस पर हम जरा बात कर लेते हैं। IG जेल खानाजात बलूचिस्तान उस्मान गनी सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया IG साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सर। आपकी रिपोर्ट में भी हमने आपको देखा कि यू आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट दिस। तो ये जो सिलसिला शुरू किया गया है, तो वैसे नहीं किया जाता, अक्सर जेलों में इसकी काफ़ी कमी पाई जाती है। तो ये आइडिया कैसे आया, किस तरह से आपको ख्याल आया कि ये होना चाहिए? जेल में जब आप किसी को कैद करते हैं तो उसने कोई जुर्म किया होता है और आप उसको सज़ा देने के लिए उसकी आज़ादी तलब कर लेते हैं। जब आप उसकी आज़ादी तलब कर लेते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि जेल में उसको कोई रिफॉर्म ना किया जाए। जेल का असल मकसद ये होता है कि आपने सज़ा तो उसको दे दी, लेकिन साथ में आप उसकी कोई रिहेबिलिटेशन, कोई रिफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ, ताकि वो जब जेल से सज़ा पूरी करके बाहर निकले तो वो जुर्म की तरफ दोबारा ना जाए और माशरे का एक कारआमद इंसान बन सके। हमारे पास जो बहुत से कैदी आते हैं वो एक गरीब तबके से आते हैं जिनको रास्ता ही एक ही पता होता है, चोरी चकारी का या क्राइम का। तो वी ट्राई एंड गिव देम अनदर साइड ऑफ द पिक्चर। हम लोग इनको फैसिलिटी देते हैं योगा की, मेडिटेशन की, म्यूज़िक की, आर्ट क्लासेस की, इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जाती है। हमारे पास कोर्सेज हैं इलेक्ट्रिशियन के, प्लम्बर के, जहाँ पे इनको हुनर सिखाया जाता है कि ये बाहर निकल के अगर इलेक्ट्रिशियन बन जाएं या प्लम्बर बन जाएं या मोबाइल रिपेयर का काम कर सकें तो ये अपने लिए रोजी रोटी कमा सकते हैं, रोज़गार कमा सकते हैं, उनको जुराइम की तरफ माइल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आप हमें ज़रा ड्यूरेशन भी बताइएगा कि जो प्रोग्राम्स हैं कितने मुद्दत इनकी होती है और क्या डिपेंड करता है कैदियों की अपनी जो सज़ा है उससे रिलेटेड, और इसलाह के लिए कितने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जो वो सीख रहे हैं? हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। जो इलेक्ट्रिशियन प्रोग्राम है तकरीबन उसमें से 25 से 30 लोग आते हैं रेगुलरली जो क्लासें अटेंड करते हैं, और ये वॉलंटियरली, हम लोग किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोलता है। इसके अलावा हमारे पास जो प्लम्बिंग का कोर्स है उसमें भी तकरीबन 25 से 30 लोग जो हैं वो प्लम्बर बनने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा वी हैव कोर्स जहाँ पे हम लोग, हमारा जो किचन है वहाँ पे जो खाना बनता है उसमें हम लोग तकरीबन 20 से 25 जो इनमेट्स होते हैं उनको एज असिस्टेंट कुक करके रखते हैं ताकि वो खाना बनाना सीखें, रोटी बनाना सीखें तंदूर पे, और ये भी एक हुनर है जो वो सीखते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बार्बर शॉप है, अब हमने उसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया है, और हमारा जो सरकारी बार्बर है उसको हमने कहा है कि 2 कैदी हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहें जो बाल काटना सीखें, और जिन कैदियों के पास बाल कटवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं उनको फिर हम वो जो अंडर ट्रेनिंग हमारे इनमेट्स होते हैं जो बार्बर होते हैं उनको ये काम सिखाते हैं। अच्छा, अब जरा ये बताइएगा, ये जो जैसे आपने इतने प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं कैदियों के इस्लाह के लिए, तो उनके लिए आपको जाहिर है कि एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, माहिरीन की, तो उनको कैसे अरेंज किया जाता है? ये बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डिपार्टमेंट तो सारे मौजूद हैं लेकिन शायद काम करने का हमारा इतना कोई रुझान नहीं रहा। मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया, यहाँ पे बीट वेटा को अप्रोच किया जो ट्रेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाते हैं, सोशल वेलफेयर को, लेबर को। यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम लगता है ब्यूरोक्रेसी में कोई भी काम करने के लिए, तो उसके लिए हमने शॉर्टकट ये किया कि हमारा जो अपना इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर है उसको हम लोगों ने भेजा यहाँ पे लेबर का एक स्कूल है TTC, वहाँ पे इसको मास्टर ट्रेनर बना दिया। तो ये प्लम्बर हमारे जेल का है, इलेक्ट्रिशियन भी हमारे जेल का है, लेकिन इसको एज अ उस्ताद हमने ट्रेनिंग करवा दी, तो ये खुद सिखाता है। म्यूज़िक जो है उसके लिए एक नवाजिश साहब हैं, ही इज़ अ म्यूजिशियन फ्रॉम बलूचिस्तान,
उन्होंने वॉलंटियर किया है हमारे लिए। फेरोज सन्स फार्मास्यूटिकल वाले हैं, उन्होंने 2 आर्टिस्ट जो हैं फ्रॉम द बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, उनकी तनख्वाह स्पॉन्सर की हुई है, वो डायरेक्ट उनको पेमेंट करते हैं और आर्ट्स की क्लासें वो सिखाते हैं। और जो हमारा योगा का इंस्ट्रक्टर है वो मेरे भाई जो है वो स्वी गैस में SGM होते हैं, तो उन्होंने उसको 2 घंटे के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है कि वो आके योगा सिखाते हैं। तो बस इस तरह जी मांग तांग के कहीं ना कहीं से गुजारा हो जाए। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। और यकीनन इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होंगे, जहाँ पर वो हुनर सीखेंगे उनकी मेंटल हेल्थ भी इससे बहुत बेहतर हो सकती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। बिल्कुल जी। और अब एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर आपको दे रहे हैं कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब का बयान हल्फी, जिसका हमने तस्करा किया था और जो काफ़ी मीडिया की जीनत भी बना रहा, और उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तौहीन अदालत से मुतालिक केस की समाअत भी चल रही है। उस बयान हल्फी से मुतालिक बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गथरी की मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आ गई है, और सहाफ़ी इरफान हाशमी की जानिब से ये वीडियो मुबैना ऑडियो जारी की गई है, जिसमें चार्ल्स गथरी राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक बता रहे हैं। और बरतानवी सॉलिसिटर मुबैना ऑडियो में बताते हैं कि राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए, दस्तावेजात का पूरी तरह मुतालिया भी नहीं किया, और वो ये कहते हैं कि इल्म था कि नवाज शरीफ से मुतालिक इसमें कोई बड़ी बात है। दस्तावेजात को सरसरी देखने के बाद उनकी तस्दीक कर दी। दस्तखत के वक्त इर्द गिर्द काफ़ी लोग मौजूद थे, उन लोगों की मौजूदगी से लगा कि दस्तावेजात काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। बिल्कुल। और राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। सहाफ़ी इरफान हाशमी ने बताया कि फॉरेंसिक माहिरीन ने तस्दीक की कि ऑडियो में, यानी कि इस मुबैना ऑडियो में कोई टेम्परिंग नहीं है, ये पहला हिस्सा है। इस हवाले से मजीद शवाहिद भी सामने आने हैं। इरफान हाशमी ने सवाल उठाया, क्या राना शमीम किसी दबाव में थे, कहाँ ठहरे, किसने रिसीव किया। कई सवाल उठते हैं। साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम जिस होटल में ठहरे वो मार्बल आर्च के करीब है। तो ये एक मुबैना ऑडियो के हवाले से इस वक्त इरफान हाशमी की हम आपको खबर दे रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गथरी ने उस ऑडियो में बताया है कि राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए, वहां पर और भी लोग मौजूद थे। ये ऑडियो क्या है आपको सुनवाते हैं। You might be talking, I haven't read them in enough detail, these reports, but you were something quite big that helped Nawaz Sharif, because I could just tell from the reaction of everybody around. I got called to do it. I couldn't, I was just too busy to actually even read it. I mean, I just read it briefly, but didn't read it properly. I got copies on my phone of it. Actually, I was in Nawaz Sharif's office. Marblage. Very good. I think he's one of his mates, you know what I mean? But Nawaz Sharif's Prime Minister. You know, I make you the head judge in Pakistan, that type of thing, and you've been the head judge for whatever 10 or 15 years. So it's like one of his friends, you know. So, बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने आए। एक तो एक बात दोबारा से कंफर्म हो रही है अशफा कि ये नवाज शरीफ की मौजूदगी में वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में इस बयान हल्फी पर दस्तखत हुए। दूसरे ये बताया जा रहा है कि इसके फॉरेंसिक माहिरीन ने ये तस्दीक कर दी है कि इसमें टेम्परिंग नहीं है, इरफान हाशमी बता रहे हैं। और तीसरी बात वो ये बता रहे हैं कि जनाब अब ये अभी एक हिस्सा है, इसके मजीद भी शवाहिद आने बाकी हैं। बिल्कुल जी। और बात यह है सारी कि ये मुबैना ऑडियो है, और ऑब्वियसली इरफान हाशमी के जानिब से इस हवाले से ये बयान दिया गया है, और वो ये कहते हैं कि मजीद शवाहिद भी आने वाले हैं। और जाहिर है कि बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गथरी की जानिब से जो बयान दिया गया है वो इसके अंदर भी सुना जा सकता है कि जितने लोग मौजूद थे वो उससे लग ये रहा था कि इसमें कोई बड़ी चीज़ है। ब्रीफली मैंने उसको देखा, तफसीली तौर पर उसका मुतालिया नहीं कर सका और बयान हल्फी का, और फिर साथ ही साथ ये लगा कि नवाज शरीफ से मुतालिक उसमें कोई बड़ी बात है। अच्छा, सरसरी तौर पर देखने के बाद उनकी तस्दीक कर दी, आसपास खासे लोग मौजूद थे, और फिर यह है कि राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में ही किए। और इरफान हाशमी की जानिब से जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि मुबैना तौर पर ये जो ऑडियो है उसमें कोई टेम्परिंग नहीं है। तो जनाब एक बार फिर ज़रा इस ऑडियो को सुन लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि इसमें जो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर और लोग भी मौजूद थे, नवाज शरीफ के दफ्तर में हुई, और साथ ही कुछ सवालात भी उठाए गए हैं। You might be talking, I haven't read them in enough detail, these reports, but you were something quite big that helped Nawaz Sharif, because I could just tell from the reaction of everybody around. I got called to do it. I couldn't, I was just too busy to actually even read it. I mean, I just read it briefly, but didn't read it properly. I got copies on my phone of it. Actually, I was in Nawaz Sharif's office. Actually, I was in Nawaz Sharif's office. Marblage.
Blanche. Very good. That is one of his mates, you know what I mean? But now it's Sharif's Prime Minister. You want to make you the head judge in Pakistan, that type of thing, and if you've been the head judge for whatever, 10 to 15 years, so it's like one of his friends, you know. तो जनाब आपने ऑडियो सुनी है और साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक बरतानवी सॉलिसिटर चार्ल्स गथरी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है, जो हमने आपको सुनाई है। सहाफ़ी इरफान हाशमी की जानिब से बयान मुबैना ऑडियो जारी की गई है, जिसमें चार्ल्स गथरी राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक बता रहे हैं। और चार्ल्स गथरी ऑडियो में बताते हैं कि राना शमीम ने बयान हल्फी पर दस्तखत नवाज शरीफ के दफ्तर में किए। दस्तावेजात का उन्हें पूरी तरह से इसलिए इल्म नहीं था कि मुताला नहीं कर सके थे। नवाज शरीफ से मुतालिक इसमें कोई बड़ी बात है, उनको ऐसा महसूस हुआ दस्तावेजात के हवाले से। अच्छा जी, एक और अहम खबर है, वो ये है कि राना शमीम, अंसार अब्बासी और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस पर समाअत जो है वो 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन ये बात कही गई है कि राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि राना शमीम रोस्टम पर आ जाए, उन पर फर्द जुर्म आयद करते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालत एक हुक्म जारी कर चुकी है और राना शमीम ने कहा कि फर्द जुर्म आयद करने से पहले मेरे वकील को पहुंचने दे। अच्छा, फिर अदालती हुक्म दिया गया कि राना शमीम, मीर शकील और अंसार अब्बासी पर 11 बजे फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और फिर जहांगीर असलम हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात इससे मुतालिक देंगे। बताइएगा जहांगीर असलम, इससे मुतालिक। जी बिल्कुल, राना शमीम के बयान एलपी और खबर शाये होने की तौहीन अदालत केस पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की। समाअत जैसे ही शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस ने रोस्टम पर बुला लिया राना शमीम को कि आप आ जाएं, जिस पर राना शमीम ने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें क्योंकि मेरे वकील इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद नहीं है और राब्ता हुआ है वो रास्ते में है और तकरीबन 10 से 15 मिनट में पहुंचेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आपको पहले फर्द जुर्म आयद कर लेते हैं, जो एक तरीक़ाकार होता है फर्द जुर्म आयद करने का, और उसके बाद आप जो है उस पर जरा होगी और उस पर आपके वकील जो बताना चाहेंगे और आप अदालत को जो बताना चाहेंगे आपको पूरा मौका दिया जाएगा और फेयर ट्रायल के तमाम जो है लवाजमात पूरे किए जाएंगे। जिस पर राना शमीम बजट थे कि जी मेरे वकील जब तक अदालत नहीं आते उस वक्त तक फर्द जुर्म आयद ना करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अदालती कार्रवाई है, इसमें आप जो है इस तरह बात ना करें। बहरहाल चीफ जस्टिस ने एक और मौका दिया कि आपके वकील 11 बजे तक पेश हों और उसके बाद फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और इस वक्त जो है मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी जो है कमरे अदालत में मौजूद थे और अदालत ने समाअत कुछ ही देर के लिए यानी 11 बजे तक के लिए वक्फा कर दिया और साथ ही साथ कहा कि आज जो है फरीकैन पर यानी राना शमीम, मीर शकील रहमान और अंसार अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने तफसीलात दी जहांगीर असलम। और 11 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी गई है इसकी और 11 बजे फर्द जुर्म आयद की जाएगी मीर शकील और इसके साथ साथ अंसार अब्बासी और राना शमीम पर। तो यहाँ पर लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे बाखबर सवेरा में, एक बार फिर आपको बहुत सारी स्टोरी से आगाह करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और जनाब आजकल जो लाइफ है बहुत फास्ट है, तो इसी तरीके से फास्ट फूड की भी उसी तरीके से एंट्री हुई भी है, कब से है। और नाजरीन हम ये आपको बताएं कि जो आपको नज़र आएगा वो फास्ट फूड, जंक फूड खाता हुआ और उनको ये मज़ेदार भी लगते हैं और उनको लगता है कि भाई ये कन्वीनियंट है, पोर्टेबल हैं, बैग में रखो, कहीं रखो, ले जाओ, खाओ और एंजॉय करो। तो ऐसी दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पर बच्चे हो या बड़े, हर कोई इसका शौकीन हमें नजर आता है। देखिए मेरी बात सुने, एक था जंक फूड की मिसाल ऐसे दे दूं कि वो तैयारा जैसे होता है ना, उड़ने से पहले वो एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहा होता है, हाँ। ठीक है, आसपास रनवे पे चल रहा होता है, फिर उसके बाद एक स्पीड आती है जिसे कहते हैं V1, यानी कि V1 के बाद आपको उड़ जाना होता है। तो ये जब कोविड-19 आया, हाँ। तो कोविड-19 के बाद वो V1 मिल गया, यानी कि लोग घरों में महसूर हो गए, उनके पास और कोई काम करने को नहीं था, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रह गई, उसके बाद घर में महसूर रहना। तो जब आप इंसान घर में कैद रहता है, कुछ करने को नहीं होता, तो खाने पीने का और ज़्यादा दिल होता है। और ऐसे में तरह तरह की जो फूड डिलीवरी के लिए स्कीम्स और ये डिस्काउंट्स और न जाने क्या क्या, तो फिर उसके बाद आपने मोबाइल फ़ोन से ज़रा कार्ड वार्ड का नंबर डाला अपना, अपने अब्बा का या अपने भाई का या अपने शौहर का या व्हाट्सएवर, और उसके बाद आपने घर पे मंगवाना शुरू कर दिया। और उसके फिर असरात जो हैं, अब वो तैयारा जो है वो फराटे भरता हुआ परवाज कर चुका है और बड़े नुकसान आते हैं। लोगों ने बताया कि हमने बहुत वेट गेन किया लॉकडाउन के दिनों में खास तौर पे। लेकिन ये याद रखें, ये जो फास्ट फूड होता है इसमें एक तो चिकनाई होती है, नमकियात होती है, बहुत मसाले होते हैं, तो ये एक इम्बैलेंस सा कर देता है आपकी
डाइट को भी और आपके और ऑर्गेनिक नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। बस तो ये है कि आपको इतने अच्छे मतलब नहीं होते। मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि आप सोचें कि आपकी जो डेली इनटेक है, असल में बात यह है कि कहा यह जाता है कि खाएं वो जो आप पचा सकें, यानी कि जो हजम कर सकें। अब एक कैलोरी का एक रिक्वायरमेंट होती है इंसानी जिस्म के लिए 2000 से 2500 डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर, और फिर एज, ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अगर आप सारा का सारा जो है वो खाते जाएंगे, एक बर्गर खा लेंगे या सपोज एक पिज़्ज़ा का स्लाइस ले लेंगे या कोई भी ऐसी चीज़ ले लेंगे। आजकल तो मैं चिप्स के पैकेट देख रहा होता हूँ, उसके न्यूट्रिशनल, अच्छा वो भी घुमा फिरा के काफ़ी लिखते हैं ना, तो उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू में जाके देखता हूँ तो वो सर्विंग के हिसाब से बताते हैं कि एक पैकेट में, छोटे से में 30-40 रुपए के पैकेट में तकरीबन 1000 कैलोरीज तो उसमें आ जाती हैं, और पेट उससे कोई नहीं भरता। और इससे बीमारियां भी होती हैं, और बहुत सारे लोगों को तो हार्ट पेशेंट भी हो जाते हैं, तो रोज़ रोज़ के खाने ठीक नहीं है। इसी हवाले से बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एज हारून आज स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू बाखबर सवेरा। एक बार फिर तो आप क्या कहिएगा? पहले तो जंक फूड एंड फास्ट फूड का थोड़ा सा ना डिफरेंस है। ठीक है, जंक फूड वो फूड है जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक है, जीरो न्यूट्रिशनल वैल्यूज। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जिसके अंदर कोई भी ना हो, कोई थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाए, कुछ भी नहीं होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा लोडेड विद एक्स्ट्रा थिंग्स होती है जो हमारी रिक्वायरमेंट आउटवे कर देते हैं, नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। पॉइंट आउट करें कौन कौन सी, लेट्स से। और फास्ट फूड जो है वो होता है कि जो क्विकली बन जाए, ठीक है। फास्ट फूड को हम हेल्दी कर सकते हैं, बट जंक फूड, हम हेल्दी फूड को जंक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जंक फूड सारा वही जो बाहर से हम मंगवाते हैं, जो हम प्रिजर्वेटिव्स के साथ चीज़ें स्टोर करके लेते हैं, जो हम मतलब फ्लेवर्स के लिए, जिनको हम बहुत सारी चीज़ें इन्हांस करने के लिए फ्लेवर्स, वो चीज़ें ऐड कर देते हैं, तो हम जंक में कन्वर्ट कर देते हैं अच्छे खासे। प्रोसेस्ड फूड, जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, क्योंकि वही स्टोर होगा, वही उसी में प्रिजर्वेटिव्स होंगे, उसी को हम स्टोर कर सकते हैं, शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं। अच्छा, आप ये सोचें कि अगर हम बाहर से एक बर्गर भी लाते हैं तो वो भी 2 दिन चल जाता है, लेकिन अगर आप फ्रेश मीट का कोई बर्गर बनाएंगे, घर में बनाएंगे, तो वो खराब हो जाता है। बाहर तो फ्लेवर्स इनहैंस करके जंक फूड चलता है ना। फ्लेवर्स जंक हम खाते क्यों है, हमें अच्छा लगता है, मजे का लगता है। पैकेट्स वाले जो चिप्स आते हैं, जूसेस आते हैं, ड्रिंक्स आती है जितनी भी, वो हमें क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हमारे टेस्ट बर्ड जो है उसको वो लाइक करते हैं ना, हम लोग जो ही लेते हैं बूस्ट मिलता है, और कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा हम खा भी लेते हैं। तो अच्छा, ये क्या आजकल कमर्शियल रिक्वायरमेंट बन चुकी है, या इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो बाहर कंपनीज हैं जो कि फूड डिलीवरी सर्विसेज दे रही होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट और जंक फूड पे रिलाई करती हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि देखो आप बाहर से खाना क्यों मंगवाते हैं? हमारे आजकल के बच्चे जो हैं वो क्यों करते हैं कि हमें घर पे नहीं खाना, सब्जी दाल रोटी चिकन कुछ भी बना दे, वो कहते हैं हम बाहर से खाएंगे। क्योंकि फ्लेवर्स इतने ज़्यादा डाले होते हैं, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, स्पाइसेस बहुत होते हैं, ऑयल डिफरेंट यूज़ किए होते हैं, वो क्या होता है, वो फ्लेवर्स अच्छे लगते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। और हमारी बॉडी ऐसी होती है कि ज़्यादातर जब हम कोई अच्छा खाना खाते हैं तो हमें हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मीठा खाते हैं हमारे हैप्पी हार्मोन्स, डोपामाइन जो रिलीज होती है, बिल्कुल वो उसके वो क्या होता है, वो आपको बूस्ट देती है, आपको अच्छा फील कराते हैं। तो हम लोग वही फूड भी ऑर्डर करते हैं, और ये एडिक्टिव टाइप के होते हैं। पॉसिबिलिटी कि हम थोड़ा जंक फूड भी खा लें, थोड़ी खा सकते हैं, अच्छी क्लीन फूड भी खा लें, once in a week या twice in a week इट्स ऑलराइट। मेरे ख्याल से सब चीज़ें खानी चाहिए। बैलेंस डाइट वही होती है जिसमें आप सब चीज़ें खा रहे होते हैं। अच्छा, बल्कि आप बाहर से भी खाना खाएं, घर पे भी खाएं, लेकिन मेन पोर्शन आपका हेल्दी डाइट का होना चाहिए। अच्छा, मैं वैसे पढ़ रहा था कि ये कोविड के दिनों में जैसे अमेरिका में एक कपल के हवाले से एक रिपोर्ट थी, तो उसके अंदर बताया गया था कि वो उस ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं जो कि लोगों को घरों पर घर के बने हुए खाने प्रोवाइड करता है, और वो एक ही मतलब शहर में तकरीबन कोई 120 से शायद ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो कि लोगों को अल्टरनेटिव फूड के तौर पर ये ऑप्शंस देते हैं। हमारे पास आपको लगता है कि ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं? होम केटरिंग में ऐसे दे रहे हैं, जो दाल चावल, घर की सब्जी जैसे हो गई, आप बेसिक सब्जीज होगी, लौकी है, टींडे हैं, मतलब कि जो बिल्कुल हम लोग नॉर्मली घर में बना रहे होते हैं, वो चीज़ें भी दे रहे हैं। लेकिन बाहर जब भी कोई चीज़ आएगी ना, आप सोच लें कि वो चलेगी तभी जब उसका फ्लेवर कुछ ना कुछ इन्हांस किया जाएगा। आप घर में जो होंगे ना, एक हम लोग घर में जब एक मील बनाते हैं तो हम सबकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, कि घर में कोई बुजुर्ग है तो हमने इतना सॉल्ट डालना है, इतना ऑयल यूज़ करना है, 2 चीज़ें बनेगी। लेकिन जब आपको ऑप्शन मिल जाता है और बाहर से कोई चीज़ आ रही होती है, वो चलती तभी जब उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अच्छा, बच्चे आपने कहा सारे टेस्ट बर्ड्स को ये आपके अपील करते हैं बहुत, लेकिन बच्चे अब आदी हो गए, उन्होंने खाना है, इसके नुकसानात उन्हें कैसे समझाया जाए? बच्चों को समझाना, काउंसलिंग करना बहुत मुश्किल है। मेरे पास आते भी हैं ना बच्चे, तो वो तो सीधा सिंपली रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमने सब्जी दाल तो खानी नहीं, फ्रूट खाना नहीं, हम चिकन खाएंगे, हम जो है बर्गर्स खाएंगे, हम पिज़्ज़ा खाएंगे, ये चीज़ें होती हैं। सिंपली बहुत क्लियरली रिफ्यूज़ कर देते हैं।
और उसमें ये होता है कि आपको जरा टेस्ट ना, माओ का ये काम है थोड़ा सा कि इसमें पेरेंट्स का काम है कि अगर हस्बैंड जैसे नहीं खाते बढ़ जाएगा, माओ का काम ही बढ़ेगा, लेकिन पता है मेरे ख्याल से दोनों का पेरेंट्स का रोल होता है। अगर बाप नहीं सब्जी खा रहा तो माँ बनाएगी नहीं, ठीक है, बच्चे खाएंगे नहीं, बच्चे भी नहीं खाएंगे। अच्छा, ये घर का हालात से इसका बड़ा ताल्लुक होता है कि घर में किस तरह का माहौल है। ये नहीं हो सकता कि आप 5 साल तक बच्चों को जंक फूड खिलाते रहें फिर एकदम कहेंगे नहीं जी अब घर का खाना खाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आजकल के पेरेंट्स जो है ना, उन्होंने भी आदतें बहुत बिगाड़ी हैं। उन्होंने एक तो मोबाइल फोन के हम जिक्र करते हैं, दूसरे वो भी अपनी आसानी देखते हैं। हम जब छोटे थे घर में जो डिश बन गई है बस वही खानी है, जिसे नहीं खाना वो ना खाए। बिल्कुल, अब ये ऑप्शंस हो गए ना, पहले इतने रेस्टोरेंट्स भी नहीं थे, इतना डिलीवरी सिस्टम नहीं था, होम तो हर गली मोहल्ले में है, आपको प्रोवाइड भी किया जा रहा है, लोग कर भी रहे हैं, पेरेंट्स का है। क्योंकि जैसे बच्चे को हम वीन कराते हैं तो हम लोग एज अ डॉक्टर हमेशा यही कहते हैं कि आपने नमक चीनी वगैरह कुछ नहीं देना उसको, बेसिक सब्जियों से। लेकिन क्या होता है, हम लोग फिर भी उसमें भी पैकेट वाले सीरियल्स ले आते हैं बच्चों के लिए। तो अच्छा, अब जरा ये बताएं कि जो आजकल मतलब अगर हम कंपैरिजन में करें ड्यू टू दिस फास्ट एंड जंक फूड, क्या बच्चों के अंदर बीमारियां जो हैं वो सामने आ रही हैं यंग एज से? क्या चीजें हैं जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं? पहले तो इमीडिएट होता है रिजल्ट कि इमीडिएट ये होगा कि जब आप बाहर से कोई बहुत सॉल्ट वाली या बहुत स्पाइसेस वाली चीज़ें खाते हैं तो प्यास बहुत लगती है, वाटर रिटेंशन बहुत हो जाती है, क्योंकि इनमें फाइबर बहुत कम होता है, तो कॉन्स्टिपेशन बहुत इशू हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट टर्म इशूज़ है, किसी को एलर्जी हो तो वो एकदम से ट्रिगर हो जाती है, हेडेक्स बहुत होना शुरू हो जाते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो वो सारे डिजीजेस जो बहुत डेंजरस है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इसके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। यानी कि वो वक्त से पहले उनको खींच के हम अपने पास ले आते हैं। हो जाता है, आप बहुत ज्यादा रिस्क पे हो जाते हैं। बच्चों में आप देखो आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी कितनी ज्यादा हो गई है, चाइल्डहुड डायबिटीज ज्यादा होती जा रही है, आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, आउटडोर एक्टिविटीज भी नहीं है। वही बात है, हम लोग जंक फूड का इंटेक बहुत ज्यादा है, तो जंक फूड को कट डाउन करें। फास्ट फूड में थोड़ा सा डिफरेंशिएट, फास्ट फूड इज जो क्विकली बन जाए, वो घर पे भी बन सकता है, घर से भी बना। अच्छा, फास्ट फूड, क्लीन फूड प्लस सम एक्सरसाइज, ये एक अच्छा बैलेंस डिजाइन है। आप अगर देखो हफ्ते में एक दफा बच्चे को बाहर से कोई भी जंक फूड खिला दे, तो आप कहते हो हफ्ते में एक दफा तुमने जो है वो चिप्स खा लो, ठीक है, सही है, फ्राइज खा लो, बर्गर खा लो, आप इवन बिस्किट्स एंड कुकीज अलाउ करते हैं, लेकिन बाकी वीक जो है वो घर पे खा रहे हैं, या आप ऑप्शंस अच्छे कर दें, बाहर से भी मंगवाना है तो हेल्दी ऑप्शंस। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीज हारून, आपने बड़े मुफीद मशवरे दिए और श्योर के जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख भी रहे होंगे और हम भी जाहिर है कि इससे काफ़ी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं कि सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आजकल, जो जितना आपने अपने आप को सेहतमंद रखना है। बिल्कुल, ये बैलेंस होना ज़रूरी है डाइट का। और अगर हम देखते हैं कि ना सिर्फ इंसानों में, अगर ये हम परिंदों में, चरिंद परिंद में, जानवरों में भी देख लें तो वहाँ पर भी उनके असरात फिर डिफरेंट किस्म के आने लगते हैं। अगर हम सिर्फ कोरोना की ही बात करें तो शुरू में ये थ्योरी आई थी कि जनाब ये बैट से आया है और इस तरह के वायरस आए हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर लोगों को बड़ा शौक है कबूतर पालने का, तो कबूतरों की बहुतात हो गई है कराची में, और ख़ासतौर पे कबूतर चौक इस हवाले से बहुत मशहूर है। तकरीबन हर बड़े शहर में इस तरह के मकामात आपको दिखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कबूतरों की बढ़ती हुई आबादी, यानी इंसान ही इनकी आबादी नहीं बढ़ी बल्कि इनकी आबादी भी बढ़ रही है, ये इंसानी सेहत के लिए कितने नुकसानदेह है। और कबूतरों की आबादी में तेज़ी से इजाफे के बायस शहर में जो दीगर चरिंद परिंद हैं वो तेज़ी से कम हो रहे हैं। ये इंसानों को बीमार करने का भी सबब बन रहे हैं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि इनका जो फुजला है वो तेजाबियत से भरपूर होता है, जो इंसानों में दमा और अस्थमा का सबब बनता है। और घर की जो आपकी बालकनीज हैं, टेरेस हैं, खिड़कियाँ हैं, वहाँ पर हम अक्सर बेशतर देखते हैं कि कबूतर जो है वो भीग कर जाते हैं, तो वो खुश्क हो जाते हैं और फिर घर के अंदर इसकी एक तो बू भी होती है और फिर इससे जरासीम भी फैलते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपकी सेहत के लिए। अच्छा, और एक चीज़ है, देखें, ज़िंदगी एतदाल का नाम है और दुनिया भर में या जो नेचर का एक सिस्टम है वो यही है कि एक तरीके से, एक हद से किसी भी चीज़ की, चरिंद परिंद की वो पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए और वो फूड साइकिल उसी तरीके से बनता है। जैसे जंगल की मिसाल ले लें तो वहाँ पर एक पूरा जो एक फूड साइकिल है, यानी कि विल्ड बीस्ट हैं या इस तरीके से जो दीगर जानवर हैं वो घास खाते हैं, फिर उसके बाद वो शिकार बनते हैं शेर का, और इस तरीके से ये सिलसिला जो है वो चलता चला जाता है। फिर उनके प्रेडेटर्स होते हैं, फिर उनके अपने, तो ये एक हद से ज़्यादा जो है वो आबादी नहीं बढ़ती। अब यहाँ पर चक्कर ये है कि लोग कई वजूहात की बिना पर कबूतरों को काफ़ी यहाँ पर दाना वगैरह देते हैं, उससे उनकी हद से ज़्यादा आबादी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद उनके जो प्रेडेटर्स होते हैं वो भी शहरों का रुख करते हैं, उसके भी बड़े नुकसानात होते हैं। फिर जब सांस में इनके पर और इनके फेदर्स वगैरह छोटे छोटे हो जाते हैं, चिड़िया, मैना, ये आपको नहीं दिखाई देती हैं, इनकी तादाद बहुत कम हो गई है। तो ये एक तरफ हम देख रहे हैं कि बहुतात कबूतर की ज़्यादा हो रही है और इस तरह के हमें चरिंद परिंद नज़र नहीं आते, परिंदे खासतौर पे। और
एक कहते हैं ना बैलेंस आपके एनवायरनमेंट में नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि जो इनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं, यानी कि जो इनकी बीट होती है, उसके अंदर जनाब 3 से 4-5 तरह की ऐसी सांस की बीमारियां हैं जो कि फ़र्ज़ करें उनकी बीट है और वहाँ पर सिर्फ डस्ट भी है, यानी कि कुछ अर्से बाद डिकम्पोज होने के बाद वो उसका फ़ज़ा का हिस्सा बन जाती है और डस्ट की सूरत में अगर आप उसको ब्रीथ करते हैं तो उससे भी आपके अंदर कई बीमारियां जो हैं वो जन्म ले सकती हैं, जो कि आपके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का बाइस बनती हैं। तो ये कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मुनासिब नहीं है। बिल्कुल, और इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात मोहम्मद रफ़ीउल हक साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफ़ी साहब। सर बताइएगा, कबूतरों को तो दाना डालने में बहुत इजाफा हो रहा है, लोग बड़े शौक से ये करते हैं। शहरों में हम देख रहे हैं इनकी आबादी भी तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये हमारे माहौल को किस तरह मुतासिर कर रहे हैं और क्या किया जा सकता है? आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ ये दाने डाले जाते हैं तो वहाँ सिर्फ एक किस्म का परिंदा यानी कबूतर उससे फ़ायदा उठा रहा होता है। आप देखेंगे कि चिड़ियाएँ बेचारी या और दीगर जो परिंदे हैं वो ज़रा उससे दूर दूर रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उससे माहौल के एक फैक्टर को फ़ायदा पहुंचता है, उसके माहौल के दीगर फैक्टर्स को भी यकसा फ़ायदा पहुंचने की ज़रूरत है। तो अगर हम इस तनासुब को कहीं ना कहीं से बिगाड़ दें, मैं आपको मिसाल इस पूरे माहौल की एक चाय की प्याली से दूंगा। तो उसके मुकाबले में अगर चाय में जो उसके अज्जाए तरकीबी होती है कि चाय का पानी है, दूध है और शक्कर है, अगर इसकी मिक़दार में ऊपर नीचे कर दिया जाए तो एक जो तनासुब होता है वो चाय की हियत को तब्दील कर देता है। तो बिल्कुल इसी तरह से माहौल की हियत को जो है किसी एक ख़ास परिंदे की तरवीज से नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। या तमाम परिंदों को अगर उससे यकसा फ़ायदा पहुंच रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी एक ख़ास परिंदे को आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं या हम फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो ये माहौल में एक इज़्तिराब का बाइस बनती है। अच्छा, ये बताइएगा कि इंसानी सेहत के लिए, एक तो इकोसिस्टम हमारा मुतासर हो रहा है, इंसानी सेहत के लिए कौन कौन सी बीमारियां जो हैं जो इनसे जन्म लेती हैं, जैसे उनकी जो डस्ट है या जो उनकी ड्रॉपिंग्स है, जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस है या उसके अलावा क्रिप्टोकोसोसिस है और इसके बाद साइटोसोसिस है, कई तरह की बीमारियां इस तरह से सांस से रिलेटेड। उसके अलावा कौन कौन से अमराज का बाइस ये बन सकता है? कबूतर, मैं आपको सिंपल छोटी सी मिसाल दूं। थोड़ा अर्सा पहले हम जब कोविड से पहले बर्ड फ्लू का हमने बड़ा नाम लिया था। कबूतर जो है वो बर्ड फ्लू है। इंसान का अगर ह्यूमन से डायरेक्ट इंटरेक्शन है, बच्चे जाते हैं उस कबूतर के झुंड में दाना डालते हैं, कबूतर को छूने की कोशिश करते हैं, तो अगर कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया अगर उसके ज़रिए जो है वो ट्रांसमिट होने के इम्कानात सबसे पहले ज़्यादा हैं। दूसरी अहम चीज़ वो ये कि कबूतर चूँकि यहाँ फीड कर रहे हैं हम ख़ास यकसा किस्म की ग़िज़ा, तो उसमें एसिडिटी यानी तेज़ाबियत का मादा ज़्यादा पाया जाता है और उस तेज़ाबियत की वजह से 2 बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जो उससे रिपोर्टेड हैं, जो पल्मोनरी डिजीज़ के, मुझे उसका नाम अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जो है पल्मोनरी डिजीज़ यानी ये सांस की नाली की बीमारी का मूजब बनते हैं और ये रिपोर्टेड है। ये इसके लिए रिसर्च पब्लिश हो चुकी है कि इसके फुजले में जो है ना वो बैक्टीरिया और वो जरासीम पाए गए। जी, और ये बताइएगा कि इन्हें रॉक पिजन कहा जाता है, तो जिन्हें कहा जाता है वो मक्खी, मच्छर, इस तरह के छोटे हशरातुल अर्ज़ यानी कि जो मक्खी हैं, इंसेक्ट्स हैं, उन्हें खाता है। तो बाजरा बजाते खुद कबूतर के लिए कितना नुकसानदेह है? देखिए, ब्लू रॉक पिजन जो है वो कबूतर की एक किस्म है जिसे हम जंगली कबूतर कहते हैं, जो सुरमई रंग की होती है। तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि ब्लू रॉक पिजन जो है वो तमाम कबूतरों के लिए ये लफ्ज़ मुस्तामिल नहीं है। तो ब्लू रॉक पिजन एक ख़ास किस्म की कबूतर है जिसका सुरमई रंग होता है और जो ज़्यादातर हमें जो है ना ये फ्लॉक में पाई जाती है। और रही इसकी क्या नाम है, इसकी खुसूसियत कि ये ओमनीवोर है, तो ये ओमनीवोर नहीं, इंसेक्टिवोर नहीं है, इंसेक्ट्स वगैरह नहीं खाती। ये बाजरे पे ये वेज बेस जो है ना बाजरे दाने के ऊपर इसका गुजारा होता है। हाँ,
यकीनन इसके पर, इसके जिस्म के दीगर हिस्से वो इस किसी भी किस्म की डिजीज़ के ट्रांसमिशन के बाइस बन सकते हैं। इसके इम्कानात अभी हैं। तो यहाँ हम बहुत सारी जगहों पे एहतियात कर रहे हैं, कोविड केस में आजकल एहतियात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मास्क लगाते हैं। तो इनसे ह्यूमन इंटरेक्शन को मिनिमल रखने की ज़रूरत है एहतियात के तौर पर। चलें जी, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे माहिर माहौलियात। और बड़ी अच्छी बात है कि जी लोगों को ये समझना चाहिए कि बड़ा एक एतदाल ही जो है वो ज़िंदगी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है। किसी भी चीज़ की कमी या ज़्यादती उसको नुकसान देती है। तो यकीनन ज़रूर आप एहतियात करें। और थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है कबूतर पालने का, तो इसमें भी आप गौर करें इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। असल में हम सवाब कमाना चाहते हैं और फिर बहुत ही ज़्यादा सवाब कमा जाते हैं, बैलेंस नहीं रखते। लोगों की जिंदगियों में नेकियां करके सवाब कमाने को ज़्यादा फोकस करें बजाय। इंसान भी बहुत है, उनकी मदद करें। इंसान भी है, उनका भी ख्याल करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। और ख़बर शामिल करेंगे शहबाज शरीफ। हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में पेशरफ्त हुई है। हमजा शहबाज के वकला ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से फ़ायदा लेने का फैसला वापस ले लिया। हमजा शहबाज ने अपनी बरियत की दरख्वास्त वापस ले ली है। आबिद खान से जानते हैं कि क्या चक्कर है। आबिद बताइएगा, वापस ले ली अपनी बरियत की दरख्वास्त? जी बिल्कुल जी, नैब अदालत में आज जो है वो रमजान शुगर मिल के हवाले से केस की समाअत हुई। तो हमजा शहबाज शरीफ जब पेश हुए तो पेश होकर उन्होंने अदालत से इस तरह की कि वो नैब के नए ऑर्डिनेंस के तहत जो बरियत की दरख्वास्त है उसे वापस लेना चाहते हैं। और उस अदालत से उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 2 साल जेल में रहा, तब भी मैं डरा और झुका नहीं। मैं किसी किस्म का एलआरओ का फायदा नहीं लेना चाहता। नैब के ऑर्डिनेंस के तब्दील होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका ये कहना था कि मैं मेरिट पर इस केस की बरियत चाहता हूँ क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये केस मेरे खिलाफ बनता ही नहीं। इस पर अदालत ने अपना जो है वो केस बरियत की दरख्वास्त वापस लेने की इजाजत दे दी और मजीद समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। और आइंदा समाअत पर जो हमजा शहबाज की मेरिट पर बरियत की मामला दरख्वास्त है उस पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। जी ठीक है। आबिद हमारे नुमाइंदे इस हवाले से आगे कर रहे थे। हमजा शहबाज ने अपनी बरियत की दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली है। चलिए जी, अब क्या है सदफ हमारे पास? अब जनाब चिन्योट से हम बताएंगे आपको कि एक तालिब इल्म ने डेप्रोन फोम है उसका 5 फीट बड़ा जहाज बना लिया है और हवा में भी उड़ा दिया है। क्या बात है। मतलब कि लोग कितने क्रिएटिव हैं और शहरियों की कसीर तादाद इस जहाज को उड़ता देखकर तालिब इल्म को दाद दिए बगैर ना रह सकी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अमीर उमर चमन। चिन्योट के पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाले सेकंड ईयर के तालिब इल्म असमतुल्लाह ने किताबों और इंटरनेट की मदद से 5 फुट बड़ा रिमोट कंट्रोल जहाज तैयार कर लिया। जहाज 3 किलोमीटर की हदूद और 1000 फुट बुलंदी तक उड़ सकता है। मेरे पापा ने मुझे 9th क्लास में RC हेलीकॉप्टर ला कर दिया था, तो उसी दिन से मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा। ये जिस चीज़ का बना हुआ है ना वो डेप्रोन फोम है, वो मार्केट से बाय किया है। 4 से 5 किलोमीटर ये सफ़र कर। कॉलेज से वापसी पर मेरा पोता बाप के साथ फर्नीचर वर्कशॉप में काम करता है। रात भर तारों और बैटरियों से खेलता रहता है। मुझे बहुत खुशी हुई है जो ये जिस काम में ये लगा है ना, जहाज को तैयार किया है। इसका चाचू जो है ना वो भी PF में सर्विस करके आया है, तो उनको देख कर ना इसको बहुत शौक पैदा हुआ। असमतुल्लाह जब जहाज उड़ाता है तो इलाका भर के लोग इसे देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और इसकी इजाद पर फख्र महसूस करते हैं। उस्मानदा इलाके का बच्चा है और इसने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया, हमें बड़ी खुशी है। गवर्नमेंट लेवल पे भी गवर्नमेंट को चाहिए वो सहूलियात इन बच्चों को दें। अपनी जेब खर्ची और वालिद के तावन से बाजार से मुख्तलिफ चीजें खरीद कर जहाज तैयार करने में असमतुल्लाह के 20,000 रुपए खर्च आए। हुकूमत जिले सतह पर टेक्निकल इदारे कायम करे तो असमतुल्लाह जैसे बहुत से बच्चे तैयार हो सकते हैं। कैमरामैन इरफान अली के साथ अमीर उमर चमन, ARY न्यूज चिन्योट। जनाब वेरी इंटेलिजेंट और सही हमारे अमीर उमर चमन मास्टर रिपोर्ट में ही कह रहे थे कि ऐसे लोगों को अगर हम थोड़ा सा इंसेंटिव दें, उन्हें आगे बढ़ाया जाए तो ये बहुत स्किलफुल साबित होता है। अच्छा, वैसे ये मैंने नोटिस किया है कि बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग सामने आते हैं लेकिन उसके बाद फिर कहीं दोबारा वो दिखाई नहीं देते हैं। मीडिया उनको हाईलाइट करता है लेकिन कोई उनका हाथ नहीं थामता उस तरह से। तो आई एम श्योर कि देखा जाएगा इस हवाले से काफ़ी
प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि बड़ी ज़रूरत है जी। आइडियाज़ आर एवरीथिंग, आइडियाज़ होंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। बिल्कुल जनाब। चले जी, अब क्या वक्त आ गया इजाज़त का? इजाज़त का वक्त आ गया है और मेरी तरफ से आप अशफाक, आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में जाते जाते? बिल्कुल जी, शाद रहिए, आबाद रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। कोविड इज़ एवरीवेयर, तो बहुत मोहतात रहिए और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए, मास्क पहनिए और मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हाथ धोइए और एहतियात ही आपको इससे बचा सकती है। और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन अपनी कराएं, बूस्टर भी लगवाएं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।